हाँ जी बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है क्या? बोलो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट का और डिविडेंड की एंट्री मैंने आपको कहा था कि मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। बाद में हम थ्योरी पढ़ने लगे थे, आज वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी पूरे करने हैं प्लस क्या डिविडेंड की एंट्री। तो डिविडेंड की एंट्री बताओ बच्चों क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? कोई मुश्किल एंट्री है क्या? इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। और डिविडेंड कहाँ जाएगा? P&L में। तो सर इसमें आप क्या समझाओगे? अभी मैं समझाऊंगा। अभी आपने आज तक कितना समझा हुआ है कि डिविडेंड मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक टू P&L, मतलब डिविडेंड P&L में चला जाएगा। अब हमने एक टॉपिक समझना है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है पहले तो ये समझना है, और फिर इसकी एंट्री का रीज़न समझना है कि इसकी एंट्री क्या होती है। बैंक टू इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है और क्यों ये एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट करनी है, ये समझना है मैंने, ठीक है? आराम से समझना बच्चों। ये है 31 मार्च। कंपनी डिविडेंड कब देगी? इस साल में तो कंपनी ने कमाई की है। इस साल में तो कंपनी ने क्या किया है? कमाई की है। कंपनी आपको डिविडेंड कब देगी? नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पर जब AGM होती है, AGM का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है? हर कंपनी को साल में एक बार क्या करनी होती है? AGM। अब उसमें 4 काम होते हैं, आप लॉ में पढ़ोगे। 4 बिजनेस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस। उनमें से एक काम क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेयर करना। एक काम क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेयर करना। किस साल का? लास्ट ईयर का। ये से 1/4/25 था, तो ये 26 था। अब इसकी AGM यहाँ हुई, या आप लॉ में पढ़ोगे कि यहाँ से मैक्सिमम 6 महीने में हो जानी चाहिए, 30/9 तक। इससे पहले भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि छठे महीने ही हो। पहले दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, कभी भी हो सकती है। और AGM कब हुई कंपनी की? बोलो। AGM यहाँ हुई इसमें। अब कंपनी ने इस साल का डिविडेंड कब डिक्लेयर किया? यहाँ पर। अब जब डिक्लेयर होता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर ये डिविडेंड शेयर होल्डर को पहुँच जाना चाहिए। यहाँ शेयर होल्डर आते हैं, अप्रूव करेंगे ना वो, तभी क्या होगा? डिविडेंड बनता है, ठीक है? अब ये है 31 मार्च। यहाँ पर डायरेक्टर्स को क्या पता लग जाता है? इस साल के प्रॉफिट्स। अब वो डिविडेंड को क्या करते हैं? प्रपोज डिविडेंड का मतलब कि डायरेक्टर ने बोल दिया है कि इतना डिविडेंड बांटा जा सकता है। अब लेकिन वो AGM होगी तभी इस प्रपोजल को क्या मिलती है? अप्रूवल। तो जब ये प्रपोज डिविडेंड यहाँ अप्रूव होता है तो इसके 30 डेज में डिविडेंड किसके खातों में पहुँच जाता है? शेयर होल्डर के अकाउंट में। प्रोसेस समझ में आ रही है कि इस साल कमाई हुई, इस साल के बाद डायरेक्टर्स क्या करेंगे? डिविडेंड प्रपोज करेंगे। बट डायरेक्टर अपनी इच्छा से नहीं बांट सकते, क्यों? कंपनी उनकी थोड़ी है, वो तो खुद क्या है, मैनेजमेंट के लिए रखे हुए लोग हैं। डायरेक्टर्स क्या है? कंपनी को मैनेज करते हैं, बट अल्टीमेटली पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर जब AGM पे आते हैं तभी वो क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। समझ गए? तो शेयर होल्डर अपनी इच्छा से बंटवा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि डायरेक्टर प्रपोजल ही न लाए तो क्या होगा? अप्रूव क्या करेंगे वो? और शेयर होल्डर डायरेक्टर अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डायरेक्टर क्या है? प्रपोज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अप्रूवल तो किसको देनी पड़ेगी? तो दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। शेयर होल्डर अपनी इच्छा से क्यों नहीं बंटवा सकते? टिल द टाइम डायरेक्टर्स डू नॉट प्रपोज द डिविडेंड, तो क्या होगा? अगर डायरेक्टर्स प्रपोज नहीं करते तो क्या होगा? शेयर होल्डर अप्रूव क्या करेंगे? और शेयर होल्डर अपनी इच्छा से डायरेक्टर अपनी इच्छा से क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्रपोज कर सकते हैं। डायरेक्टर क्या नहीं कर सकते? बांट नहीं सकते। तो दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, दोनों की सहमति से ही होता है। अब आराम से सुनना, ये है 31 मार्च। हमारे पास कौन है?
मोता, तो मोता ने शेयर यहाँ खरीदे, किसी कंपनी के शेयर मोता ने कब खरीदे? इस दिन, और इस दिन डिविडेंड क्या हो गया? अप्रूव हो गया। तो वो डिविडेंड किसको मिल जाएगा? मोता को, क्योंकि डिविडेंड देने वाले टाइम तो कौन है? शेयर होल्डर। जब कंपनी डिविडेंड दे रही है उस समय शेयर होल्डर कौन है? मोता। तो कंपनी तो ये डिविडेंड किसको दे देगी? मोता को। बट ये डिविडेंड बनता किसका है? मोता का बनता है क्या? मोता तो किसी कंपनी में शेयर होल्डर ही कहाँ से बना है? यहाँ से। तो इसके बाद के प्रॉफिट तो इसको मिलने चाहिए। बट इस समय तो मान लो इसने मुझसे खरीदा है, तो इस समय होल्डर कौन था? प्रशांत महेश्वरी था। इस समय तो डिविडेंड शेयर का होल्डर कौन था? प्रशांत महेश्वरी। तो इस पीरियड का डिविडेंड किसको मिल जाएगा? मोता को। समझ रहे हो क्या? पिछले साल का डिविडेंड किसको मिल जाएगा? मोता को, जिस समय मोता के पास शेयर ही नहीं थे। कंपनी दे, सर उसको दे ही ना, कंपनी किसको दे? प्रशांत को। कंपनी चेक ही नहीं कर सकती। मान लो इतने टाइम यहाँ मैंने यहाँ खरीदा था, यहाँ मैंने किसको बेच दिया? विपुल को। विपुल ने यहाँ योगिता को, योगिता ने यहाँ रेनू को। तो कंपनी ऐसे आधा आधे अदरे किचरा हिसाब थोड़ी करेगी। तो कंपनी सिंपली कहती है कि मैं तो इस दिन जिसके पास शेयर होगा, इस डेट यहाँ पर जिसके पास शेयर होगा, मैं तो डिविडेंड किसको दे दूँगी? उसको दे दूँगी जिसके पास होगा, चाहे लास्ट ईयर में उसके पास था या नहीं था। पक्का? तो मोता को उस पीरियड का डिविडेंड मिल गया जिस पीरियड में उसके पास शेयर ही नहीं था। इस साल के प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिल जाएगा? मोता को, जबकि मोता उस समय कंपनी का शेयर होल्डर ही नहीं था। पक्का? तो इस डिविडेंड को क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री मतलब पहले का। ये 31 मार्च, मोता बॉट द शेयर ऑन दिस डेट। और यहाँ पर जो डिविडेंड आ रहा है वो किस साल का आ रहा है? इस साल का आ रहा है। इस साल का डिविडेंड किसका बनता ही नहीं है? मोता का। तो अब यहाँ पर जो डिविडेंड आ रहा है वो किस साल का आ रहा है? लास्ट ईयर का। अब मोता ने यहाँ शेयर खरीदा था कितने का? इन्वेस्टमेंट टू बैंक, कितने का खरीदा था? मान लो 150 का। अब इस दिन के बाद के प्रॉफिट का कुछ मिले तब तो क्या है? पोस्ट। और यहाँ तक के प्रॉफिट में से कोई शेयर का डिविडेंड मिले तो वो क्या है? प्री एक्विजिशन पीरियड। और इस पीरियड का कोई डिविडेंड मिले तो उसको क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब मोता का ये प्रॉफिट हो सकता है क्या? भाई आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर ही यहाँ बने, तो इसके बाद के प्रॉफिट का हिस्सा आपका है, उससे पहले का प्रॉफिट का हिस्सा आपका है ही नहीं। वो तो कंपनी लॉ का रूल ऐसे है कि डिविडेंड यहाँ पर क्या है? लास्ट ईयर का डिविडेंड यहाँ बढ़ता है इस साल का। तो कंपनी लॉ का रूल ही इस तरह से बनाया हुआ है कि लास्ट ईयर का डिविडेंड कब बढ़ता है? नेक्स्ट ईयर। और इस दौरान जिसने शेयर खरीद लिया उसको भी लास्ट ईयर का डिविडेंड उसको मिल जाएगा। तो वो उसकी एंट्री क्या करेगा? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। क्यों बैंक टू इन्वेस्टमेंट करेगा? वो कहेगा कि मैंने शेयर एक तरह से मुझे क्या मिल गया? सस्ता मिल गया। 150 रुपये का खरीदा था और उसमें से 10 रुपये का मान लो डिविडेंड आ गया, तो मुझे शेयर की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 140। क्योंकि इस पीरियड का डिविडेंड किसका नहीं बनता है? मोता का, लेकिन उसको मिल रहा है। और एक्चुअली इस पीरियड में शेयर महंगा हो चुका होगा। क्यों महंगा हो चुका होगा? भाई कंपनी यहाँ जैसे 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 प्रॉफिट कमाती जा रही है तो शेयर का प्राइस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ उसने उस डिविडेंड की पेमेंट कर दी एक तरह से, किसके अंदर ही? शेयर के प्राइस में। तो शेयर के प्राइस के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? पिछले साल का प्रॉफिट का पैसा। तो उसकी रिकवरी आएगी तो भी शेयर के प्रॉफिट में, प्राइस में से ही क्या करेंगे? माइनस। तो इसलिए AS 13 का रीज़न क्या है कि यहाँ ये शेयर पक्का मोता को क्या मिला है? महंगा मिला है। जैसे जैसे कंपनी यहाँ प्रॉफिट कमाती जा रही थी तो शेयर का प्राइस क्या होता जा रहा था? महंगा। तो सर लोगों को थोड़ी पता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लोगों को तो साल के एंड में पता लगेगा। नहीं, क्वार्टरली रिपोर्ट आती रहती है कंपनियों की, इन्फॉर्मेशन वैसे ही आती रहती है कंपनीज के बारे में, और क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी देने होते हैं। तो अगर वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसमें तो बाकी बातों का इम्पैक्ट छोड़ दे, सिर्फ इस प्रॉफिट का इम्पैक्ट लें तो शेयर का प्राइस क्या हो जाता है? अप। तो शेयर का प्राइस अप हो जाता है। तो मोता ने एक तरह से यहाँ पर 31 मार्च के बाद जब यहाँ शेयर मुझसे खरीदा है तो मैंने इस पीरियड के प्रॉफिट की पेमेंट मांगी होगी, क्योंकि इस पीरियड का प्रॉफिट मेरा बनता है। अब कितना बनता है वो मैंने आइडिया नहीं लगाया कि कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी क्या है, लेकिन पक्का शेयर के प्राइस में वो उछाल कंसीडर हो चुकी है। तो इसलिए ये 150 का खरीदा है तो इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ के प्रॉफिट्स की पेमेंट। अब उसकी रिकवरी आएगी तो फिर डेबिट इन्वेस्टमेंट में किया हुआ है तो क्रेडिट भी किस में करो? इन्वेस्टमेंट। तो एस का रूल क्या है? डिविडेंड की एंट्री क्या डालनी है आपको? अगर खरीदने से पहले के पीरियड का मिले, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री
एक्विजिशन पीरियड, और ख़रीदने के बाद का मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो प्री वाले की एंट्री तो बच्चों क्या डालनी होगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और पोस्ट वाले की एंट्री क्या डालनी होगी, बैंक टू पी एंड एल, मतलब कि डिविडेंड, और डिविडेंड कहाँ जाएगा, पी एंड एल। श्योर। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड की एंट्री क्या डलेगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और पोस्ट की बैंक टू डिविडेंड। पक्का, बोलो बच्चों। तो अब इसके साथ हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ स्टडी मटेरियल। करूँ स्टार्ट। ऑन 141 141 को सुंदर के पास कितने शेयर थे, 25,000 शेयर उसके पास पहले से ही थे एक्स के। किस बुक वैल्यू पर थे, 15। बुक वैल्यू 15 का मतलब क्या है कि उसने 15 से उसकी बुक में आ रहे हैं। फेस वैल्यू उन शेयर की कितनी थी, 10। डिविडेंड हमेशा किस पर मिलता है, फेस वैल्यू पे। 20/6 को उसने 5,000 शेयर और खरीदे 16 रुपये पर, और उसके बाद में डायरेक्टर्स ने क्या अनाउंस करा, बोनस और राइट। इन शेयर्स पर कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, बोनस और राइट पर कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। बोनस किस रेशो में है, 1/6, राइट किस बेसिस पे है, 3/7। 1/6 का मतलब 6 के लिए एक, और राइट 3/7 का मतलब 7 के लिए 3। पहले बोनस है और फिर क्या है, राइट। राइट खरीदना है तो कितने रुपये पर खरीदना, 15 रुपये पे। पेमेंट की ड्यू डेट क्या है, 30/9। तो राइट की अगर आप खुद खरीद रहे हो तो कब खरीदोगे, 30/9 को पेमेंट करके। शेयर होल्डर चाहे तो राइट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र, पूरा या पार्ट। उसने कितना ट्रांसफ़र कर दिया, 33.33 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर। शेखर को कितना ट्रांसफ़र कर दिया, 1/3। कितने रुपए पर, 2 रुपये पर। डिविडेंड 31 मार्च 1 का किस रेट से मिला, 20% रेट से, और सुंदर को मिला 31/10 को मिला। डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। इस लाइन का मतलब समझाऊंगा अभी। और उसके बाद सुंदर ने 25,000 शेयर क्या कर दिए, बेच दिए। समझना तो सारा ही है खैर, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, कौन सी लाइन है, अरे बंद कर दो मर जाओगे, ये वाली लाइन। अदरवाइज इसमें कुछ नया था नहीं। वैसे तो अब ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में शेयर की सारी बातें कवर कर लेते। तो पहले तो बताओ 25,000 शेयर थे कितने रुपए पर, 15 रुपये पर। ये तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, 25,000 15 के हिसाब से 3,75,000 14 को। ये तो इसके पास ओपनिंग बैलेंस था। फिर इसने कितने और ख़रीद लिए, 5,000 और ख़रीद लिए। किस रेट पर, 16 रुपये पर। तो 5,000 इंटू 16 80,000। ये तो हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में। 20/6 को और ख़रीद लिए तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक 5,000 इंटू 16। उसके बाद में बोनस 6 फॉर एवरीवन। बोनस की कोई एंट्री नहीं होती, बस फेस वैल्यू बढ़ा देंगे। तो 6 के लिए 1, तो अब तक कितने हो चुके हैं, 30,000। 30,000 6 के लिए 1 तो कितना आ जाएगा, 5,000। ये बोनस आ गया। तो अब टोटल कितने हो गए मेरे पास, 35। अब टोटल कितने हो गए बच्चों, 35। और फिर राइट आया कितने पर, 7 पर 3। राइट शेयर कितने का था, 7 पर 3 का। तो मैं कितने शेयर और ख़रीद सकता हूँ, 15,000। तो 15,000 शेयर मैं राइट वाले ख़रीद सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, 15,000 में से 33.33 मतलब 1/3 मैंने नहीं खरीदे, और मैंने उमंग को बोल दिया कि भाई तेरे को शेयर दिलवा दूंगा, तो मुझे कितने रुपए दे दे, शेखर को सॉरी, और कितने रुपए दे दे, 2। तो 5,000 शेयर तो मैं खरीद सकता था जो मैंने नहीं खरीदे, और सीधे कितने रुपए ले लिए। मैंने बोला कि तुम ले लो, और मैं तुम्हें कितने रुपये, तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो, तुम्हें कंपनी से सस्ता शेयर दिलवा दूंगा, क्योंकि राइट तुम्हारे पास। तो ये 10,000 तो सीधा कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। और बचे कितने पीछे, 1/3 इधर आ गया। तो 2/3 10,000 मैंने खुद खरीदे हैं 15 रुपये पे। तो जो 10,000 मैंने खरीदे हैं 15 पर, वो कितने आ गए, 1.5 लाख।
10,000 इंटू 15, और जो 1/3 मैंने राइट अनाउंस किया है वो कहाँ जाएगा? 10,000 रुपये सेल ऑफ राइट कहाँ जाएगा? पी एंडल में। बोनस शेयर ये वर्किंग नोट बना देना, बोनस ऐसे, ठीक है। अमाउंट बोनस की अमाउंट मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे निकलेंगे और राइट के नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे निकलेंगे, पक्का। और 10,000 शेयर जो मैंने खुद खरीदे हैं वो, तो अब बताओ ये जितना जितना मैं एनसर्कल कर रहा हूँ उतना समझ में आ गया ना? इतना तो हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था, याद है क्या? ओपनिंग बैलेंस और खरीदा, बोनस और राइट। अब एक बार हम क्वेश्चन को होल्ड करके मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। यहाँ मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस में शेयर है, यहाँ मैंने कुछ और ख़रीद लिए, परचेज़ किए मार्केट से, यहाँ कुछ राइट है और बोनस पहले था क्या? कुछ बोनस शेयर है। अब कंपनी इस साल का डिविडेंड दे रही है, क्या मुझे ओपनिंग बैलेंस पर यह डिविडेंड मिलेगा या नहीं? पक्का मिलेगा। परचेज जो किए हैं उन पर नहीं मिलेगा, इन पे भी मिलेगा, बोनस और राइट पर नहीं मिलेगा। सुनो बच्चों, परचेज मैंने यहाँ किया है, मेरा इस पे बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी के जो शेयर लास्ट ईयर में इशूड थे, यही तो समझाया था मैंने अलग से कि कंपनी, देखो ये शेयर मैंने मान लो किससे खरीदे हैं? आपसे खरीदे हैं। क्या कंपनी को ये शेयर लास्ट ईयर में इशूड थे क्या? यस। तो कंपनी इन पर तो डिविडेंड देगी। मैंने खरीदा है, मेरा बनता नहीं है, लेकिन मुझे मिल जाएगा, इसीलिए तो मैंने समझाया था बैंक टू इन्वेस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो कंपनी के जो शेयर लास्ट ईयर इशूड थे उन पर लास्ट ईयर का डिविडेंड कंपनी देगी। तो ओपनिंग बैलेंस वाले शेयर, इनका रुपया कंपनी को तो मिला ही हुआ था लास्ट ईयर, देगी। परचेज वाला मेरे पास अब आया मार्केट से, लेकिन कंपनी ने तो पहले से ही ले रखा था रुपया, उस पर भी देगी। लेकिन बोनस और राइट इशू तो कंपनी ने अभी इशू किए हैं, बोनस और राइट तो कंपनी ने अभी इशू किए हैं, तो कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड क्यों देगी इन पे? सुनो बच्चों, ये है कंपनी, इसमें लोगों ने शेयर खरीदे, बहुत सारे लोगों ने क्या खरीदे? शेयर खरीदे। इन्होंने कंपनी को क्या दिए? पैसे दिए। कब कंपनी बनी? यहाँ पर बनी, ठीक है। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, चौथा साल निकल गया। अब इसमें से इसका शेयर मैंने खरीद लिया यहाँ पर, तो कंपनी को तो इन शेयर के पैसे पहले से ही आ रखे हैं, तो ये शेयर मार्केट में तो पहले से ही थे, मेरे पास अभी आ गया, तो कंपनी इस पर डिविडेंड तो देगी ना। अब यहाँ पर कंपनी ने कोई राइट या बोनस इशू किया, तो यहाँ पर कंपनी ने नए जो शेयर इशू किए हैं उन पर कंपनी लास्ट ईयर के डिविडेंड थोड़ी देगी। तो आपने खरीदा है अब, लेकिन कंपनी का इशूड था, तो आपको तो डिविडेंड मिलेगा ना। तो ओपनिंग बैलेंस वाले पहले से इशूड थे, परचेज वाले भी क्या है? पहले से इशूड थे, तो कंपनी इन 2 शेयर पर डिविडेंड देगी। और किसको देगी? डिविडेंड वाले दिन जिसके पास शेयर है, और वो मेरे पास है तो मुझे मिल जाएगा। बोनस और राइट पर कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड देगी ही नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि डिविडेंड लास्ट ईयर का दे रही है कंपनी। समझ रहे हो क्या? तो बताओ फिर से, वापस से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, वो का वही क्वेश्चन। बताओ बच्चों, ओपनिंग बैलेंस से कुछ परचेज किए, फिर बोनस में आए, राइट में आए, किन किन शेयर पर डिविडेंड मिलेगा अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है तो? ओपनिंग पर मिलेगा या नहीं? ये तो लास्ट ईयर के इशूड थे। परचेज वालों पर ये तो आए ही अभी हैं, इस पर थोड़ी मिलेगा। कंपनी के इशूड थे ना, तो कंपनी डिविडेंड देगी, और मेरे पास आ गए तो मुझे मिलेगा। बोनस पर भी दे ही देगी? नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये कंपनी के लास्ट ईयर इशूड ही नहीं थे, तो इनका कंपनी डिविडेंड नहीं। अब इसकी एंट्री क्या होगी? खरीदा है, यहाँ डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल का, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या होगी? अब या तो क्वेश्चन साफ साफ बताइए कब खरीदा था। ओपनिंग बैलेंस यहाँ है, और मैं बोलूँ कि ये शुरू से ही मेरे पास था, तब तो सारा ही पोस्ट ही है। और कल को क्या पता यहीं खरीदा हो तो फ्री है, हो सकता है बीच में भी खरीदा हो तो आधा फ्री आधा पोस्ट है। लेकिन कुछ नहीं देगा तो हम तो क्या मानेंगे? पोस्ट ही है कि हमारे पास ये शेयर पुराना पड़ा हुआ है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू
पी एंड एल, डिविडेंड, बैंक टू डिविडेंड, जो कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। तो अगर क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर का डिविडेंड देने का, डिविडेंड बताओ कंपनी कौन सा दे रही है। अब एक लाइन को समझना है, क्या लिखा हुआ है, एक बार इस लाइन को समझना है, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दिस शेयर। मिल रही है लाइन, किन शेयर्स की बात कर रही है, बोनस और राइट। ये तो ना बताता तो भी मेरे को पता है, ये ना भी लिखी होती तो भी क्या है, इन शेयर पर डिविडेंड नहीं आता। अब आगे क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड फॉर 31/3/2001। मेरा साल कौन सा है, 141 है ना, या 1110 जो भी बोलोगे इसको, ये है। और डिविडेंड किसका मिल रहा है, इससे पिछले साल का, इस साल का मिल रहा है, मेरा तो साल ही यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 20%। पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है किसको, सुंदर को 20%। अब आराम से बताना, ये मेरे पास डेबिट साइड में है, इस पर मिलेगा या नहीं, 14 वाले पर मिलेगा, जो परचेज किया उस पर मिलेगा, और जो बोनस और राइट में आए हैं उन पर नहीं मिलेगा। अब इस वाले पर जो डिविडेंड मिलेगा उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिविडेंड, जो कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। और इस वाले पर जो मिलेगा उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% डिविडेंड मिल रहा है, तो फटाफट से बताओ इस वाले की फेस वैल्यू कितनी है, 50,000, 5,000 तो नंबर है ना, एक एक 10 का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली दूसरी लाइन में, 50,000, उसका कितने परसेंट, 20%, तो कितना आ गया, 10,000। एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, कितने का, 10,000, तो ये यहाँ पर आ गया बैंक टू डिविडेंड वाली एंट्री। अब इस पर कितना आएगा, जो समझदार बच्चा है वो तो सीधा कर लेगा कि ये 5,000 का 5 गुना है, तो डिविडेंड भी 10,000 का 5 गुना हो जाएगा, 50,000। और नहीं तो फिर अपने पास है ही कितना, 25,000 शेयर, फेस वैल्यू इतनी, डिविडेंड इतना, कितना आएगा, 50,000। वो सीधा कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। तो इसमें पी एंड एल अकाउंट भी बनाया हुआ है, तो पी एंड एल में क्या आ गया, एक तो सेल ऑफ राइट और एक डिविडेंड। सेल ऑफ राइट था ना अभी, कौन सा था, जो ये शेयर मैंने नहीं खरीदे थे 5,000, 2 रुपये पर अनाउंस किए थे ना, अरे ये वाला लिखा था ना हमने, पी एंड एल में जाएगा। तो पी एंड एल में दो चीज़ें समझ में आ रही है, 10,000 और डिविडेंड। तो ओपनिंग वालों का डिविडेंड तो कहाँ जाएगा, इनका डिविडेंड कहाँ जाएगा, पी एंड एल में, इनका डिविडेंड कहाँ जाएगा, यही माइनस होगा। पक्का समझ गए, हाँ या ना। तो अब जितना ये हो गया, अब उसके बाद इसने क्या किया, डिविडेंड के बाद इसने 25,000 शेयर बेच दिए, कितने रुपए के प्रीमियम पर, 5 रुपये के। 5 रुपये के प्रीमियम पर बेचने का मतलब क्या है, कितने में बेच दिया, 15 रुपये में। तो 25,000 शेयर इसने कितने रुपए में बेच दिए, 15,000 में, 15 रुपये के हिसाब से। तो 25,000 इंटू 15 कितना हो गया, 375। ये तो उसका सेल प्राइस आ गया, ब्रोकरेज है नहीं, कुछ होती तो वो क्या कर देता, लेस। 375 आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करनी पड़ती है, कॉस्ट, कॉस्ट एवरेज कॉस्ट लेनी है, क्या लेनी है, एवरेज कॉस्ट। कुछ नहीं लिखा होता तो हम तब भी क्या लेते हैं, एवरेज कॉस्ट। अब बताओ एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, इस समय तक आपका क्या क्या किया हुआ है, ये कर लिया आपने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये तो कोई बाद में आ रहा है ना, प्रॉफिट ऑन सेल, ये 375 तो अब आए। तो बताओ एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी, ऊपर क्या आएगा, 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस बोनस की कॉस्ट नील प्लस राइट वालों की कॉस्ट 150 और माइनस कितना हो गया, 10,000। ये भूल मत जाना, ये जानबूझ के पहले डिविडेंड करता है बाद में सेल करता है, क्योंकि डिविडेंड वाली एंट्री ये माइनस करनी भूल जाए। ये 80,000 का मेरे को 10,000 तो क्या मिल गया, डिविडेंड तो एक तरह से 70 के पड़े हुए हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट के कॉलम में ये भी तो आ गया है, तो इसको माइनस करना मत भूल जाना। और ये कितनों की कॉस्ट है, ये 25 की, ये 5 की, ये बोनस वालों की नील, और ये किसकी, जो नए खरीदे उनकी, ठीक है। और ये नेट कितने का पड़ा हुआ है, 70,000 का, जो 80,000 का खरीदा था उसका 10,000 डिविडेंड रिकवर हो गया। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई है, ये समझ रहे हो क्या, ये वाला पार्ट।
एक मिनट, पहले तो इसको हटाओ। सेल प्राइस कितना था? 25,000 इंटू 15, और ये इनकी कॉस्ट आ गई पर यूनिट, ये तो एवरेज कॉस्ट आ गई। अब बेचे कितने हैं मैंने? 25,000, तो 25,000 की कॉस्ट ये आ जाएगी, कितनी आ गई? 3,30,555। तो प्रॉफिट कितना आ गया? ज़्यादा पे बेचे हैं ना, 44,445 आएगा। या तो 55 को 56 करो, 5.555 आ रहा होगा आगे। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 44,444। तो ये 2 में आ जाएगा। तो ये सेल प्राइस यहाँ लिख दिया, ये प्रॉफिट आ गया। पक्का? तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेल प्राइस 25,000 बेचे हैं 15 पे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? फिर से सुन लो, एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? सबकी कॉस्ट डिवाइड बाय सब टोटल वैल्यू। ये मेरी नेट क्या है? टोटल कॉस्ट कितनों की? 30, 35, 45। तो 45 की एवरेज कॉस्ट ये है, तो 25 की क्या आएगी? यही तो किया मैंने। 45 की एवरेज कॉस्ट ये है, तो 25 की आएगी। श्योर? तो ये बचा हुआ क्या आ गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं? 2 में। लॉस होता तो कहाँ लिखते हैं? बाय में। ये टिक होते हैं। ये किससे निकाल लो भले ही? बैलेंसिंग फिगर से। और यूनिट कितनी रहेगी? 25 बिक गई 45 में से, तो कितनी रहेगी? 20। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, नहीं तो इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है? ये जो एवरेज कॉस्ट है ना, एक सेकेंड बताता हूँ। कॉपी पेस्ट। ये जो एवरेज कॉस्ट है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 20,000 से। जो बच गए वो 20,000 है, टोटल 45 थे, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी आंसर यही आ जाएगा, 264,444। पक्का? समझ गए क्या? और ये जो प्रॉफिट ऑन सेल आया वो भी कहाँ आएगा? P&L। तो अगर P&L पूछेगा तो 3 बातें याद रख लेना। एक तो सेल ऑफ राइट, जो राइट शेयर हम खरीद सकते थे नहीं खरीदे, वो यहाँ आएगा। एक प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, और तीसरी चीज़ क्या है? डिविडेंड। पक्का? समझ गए? अब एक बार क्विक रिवीजन कर लो सारे क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें सब कुछ है इस चैप्टर में, शेयर में जो होता है। ये नहीं मिटाएगा, फटाफट से बताते रहना। 25,000 शेयर थे पहले मेरे पास, कितने रुपए पर? 15 पर। तो 25,000 इंटू 15, 2 बैलेंस BD आ गया। फिर कितने और खरीदे मैंने? 20 जून को 5,000 खरीदे, कितने रुपए पर? 16 पर। तो 20 जून 5,000 टू बैंक आ गया 80,000। उसके बाद बोनस और राइट इशू किया। बोनस 6 के लिए एक है, डेट क्या है? 16/8। तो 16/8 को क्या आ गया? बोनस 6 के लिए एक, 30,000 है, 6 पर एक कितना आ गया? 5,000। नीचे नोट में भी लिख देना 5,000। उसके बाद में क्या किया? राइट इशू 7 पर 3। तो अब शेयर कितने हो गए मेरे पास? 35। 7 पर 3 तो कितने खरीद सकता हूँ? 15। और मैंने 1/3 क्या कर दिया था? रिनाउंस, कितने रुपए पर? 2। तो 15,000 में से 1/3 कितना? 5,000। तो 5,000 तो राइट का पैसा P&L में आ गया 10,000। तो ये राइट अब P&L में लिखोगे ना, ये P&L नहीं पूछेगा तो क्या बना दोगे? नोट, और नहीं तो P&L में लिखोगे। ठीक है? तो इसने P&L पूछा था, नहीं तो नोट में भी लिखते। अब जो बचे हुए 10,000 है वो मैंने खरीद लिए, कितने रुपए पर? 15। उसकी डेट 31/7 मत डालना, क्या डालना? 30/9, क्योंकि ड्यू डेट उसकी 30/9 थी। तो 30/9 को बचे हुए 10,000 15 पे खरीद लिए, 1.5 लाख। उसके बाद में कंपनी ने क्या दिया? डिविडेंड। किस साल का? लास्ट ईयर का, 20% दिया। और सुंदर ने इसको क्रेडिट
सुंदर को ये मिल गया 31/10 को। तो अब लास्ट ईयर का डिविडेंड इन शेयर पर मिलेगा, इन शेयर पर मिलेगा, इन दो पर मिलेगा ही नहीं। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ना भी लिखा होता तो भी लास्ट ईयर का डिविडेंड इन पर नहीं मिलेगा। अब इनका जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा, और लास्ट ईयर में मेरे पास थे ये शेयर और लास्ट ईयर का मिल रहा है तो P&L में जाएगा। तो डिविडेंड हमेशा किस पर आएगा, फेस वैल्यू पर। तो 25,000 × 10 × 20%। और जो ये वाले खरीदे हैं इस बार वाले, इनका डिविडेंड जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, यहीं पर ही। इसकी फेस वैल्यू 50,000 है और 20% 10,000। अब उसके बाद में सेल कर दिए कितने, 25,000, किस रेट पे, 15 पे। तो पहले तो 25,000 × 15 लिख लिया। अब एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट निकालते समय बच्चे क्या करते हैं, इतना इतना जोड़ लेते हैं, डिवाइड में ये कर लेते हैं, जबकि ये माइनस करना रह जाते हैं। तो न्यूमरेटर में ये भी क्या करना है, माइनस। इसलिए पहले डिविडेंड ही देगा, उसके बाद में क्या देगा, सेल। सेल पहले नहीं देगा, पक्का। तो ये सारी कॉस्ट जोड़ी, डिवाइड में 45,000 की कॉस्ट थी तो 25 की आ गई। प्रॉफिट कहाँ लिख दिया, 2 में, और सेल प्राइस कहाँ लिख दिया, बाय में। और ये डिफरेंस से बैलेंस आ गया। श्योर, ठीक है, पक्का। P&L में 3 बातें हमेशा याद रखना, लिख लेना भले। क्या क्या, सेल ऑफ राइट, डिविडेंड और प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। लॉस होगा तो 2 में आएगा, ये दोनों चीज़ें क्रेडिट में ही आएगी। अब ये TYK का 10th डिट्टो किसके जैसा है, जो अभी हमने किया है। TYK का 10th क्वेश्चन जो अभी हमने किया है ना, डिट्टो उसके जैसा ही है। ये करोगे, और 13th भी उसके जैसा ही है। तो ये दोनों करना तुम, बस इनके आंसर में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन का इशू है, वो मेरे को बताने। इसने ना डिविडेंड का कॉलम बना दिया इन्वेस्टमेंट के साथ ही। इसने डिविडेंड का कॉलम किस में ही बना दिया, इन्वेस्टमेंट का। जैसे इंटरेस्ट का बना रहे थे ना वैसे। और कौन से का डिविडेंड, ओपनिंग वाले का डिविडेंड कहाँ डाल दिया, डिविडेंड के कॉलम में, क्योंकि P&L में ही जाना है ना। तो डिविडेंड का कॉलम बना के इसको कहाँ भेजा है, P&L में। और इस वाले का डिविडेंड कहाँ डालना ही होता है, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इनके प्रेजेंटेशन में बस ये बात बतानी। हाँ हाँ, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अब सुनो, थोड़ा सा प्री इक्वेशन डिविडेंड वाला पॉइंट और क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कुछ पूरा पूछना चाहता हूँ अच्छे से। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। मैंने एक शेयर खरीदा 17 को इस साल में, ठीक है। जितने का भी खरीदा उस दिन एंट्री क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। मान लो 150 रुपये का खरीदा। अब मुझे हर साल, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, इन डेट पर पिछले साल के क्या आते हैं, डिविडेंड। फॉर एग्जांपल ये इस साल का डिविडेंड यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसके बाद में मैंने कभी ये शेयर बेचा नहीं। तो मुझे बताओ, डिविडेंड की एंट्री में यहाँ क्या करूँगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। मान लो 12 रुपये का डिविडेंड आता है हर साल, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट कितने का, 12। इस दिन मैं क्या एंट्री करूँगा, बताओ ये किस पीरियड का डिविडेंड आ रहा है, सोच लो। पूरा पोस्ट है, पूरा फ्री है। शेयर मैंने कब खरीदा है, यहाँ पर। और ये पिछले साल का आ रहा है, तो पिछला साल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, तो इतना तो अभी भी क्या है, प्री। और इतना क्या है, पोस्ट। तो अगर इवनली मानेंगे और कोई तरीका ही नहीं है फिर मांगने का, तो बैंक 3 महीने का P&L में और 9 महीने का, 3 महीने का इन्वेस्टमेंट में और 9 महीने का P&L। यहाँ जो आया है वो सारा इस साल का है, तो उसका तो बैंक टू P&L ही होगा। अब आगे जब भी आएगा बैंक टू P&L। तो ये कब होगा, बस खरीदने वाले साल में झंझट होगा। यहाँ खरीदा है, पिछले साल वाला पूरा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट,
और अगले साल जो मिलेगा उसका इतना किस में प्री में और इतना किस में पोस्ट। समझ गए क्या? तो ये तो ऐसे समझाने के लिए किया था कि क्लियर हो जाए। अब डिविडेंड के बारे में साफ साफ नहीं लिखा होता है ना, इंस्टीट्यूट एक एजम्पशन लेता है, बाकी सारे डिविडेंड एंट्री में। एंट्रियां कैसे करता है सुनना ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, बोनस, राइट, और यहां मिला डिविडेंड। जैसे ये साल है मेरा 1426, पहली डेट क्या है 1426। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हो कि डिविडेंड कब का है, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का मतलब क्या लिखा होगा, डिविडेंड है 25-26 का। तो इसके लिए क्या एंट्री करनी है, बैंक टू, इसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि ये इशू इस बार हुए हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार तो लिख देता है इंटरिम डिविडेंड मिला। इंटरिम का मतलब इसी साल का, इंटरिम का मतलब करंट ईयर का ही है। तो इंस्टीट्यूट करंट ईयर का है तो करंट ईयर वाले शेयर्स पर भी मिलेगा। तो ये सब पर ही क्या कर देता है, बैंक टू पी एंड एल, क्योंकि सबका इसी साल का डिविडेंड है। इस दिन डिविडेंड मिल रहा है और करंट ईयर का है तो बोनस का भी इस पीरियड का है, राइट का भी है और इनका भी है। सारों का क्या मानता है, खरीदने के बाद का ही। तो सबकी एंट्री क्या करता है, बैंक टू डिविडेंड, और उसको कहाँ भेज देता है, पी एंड एल में। तो दोनों चीजें हो सकती है कि इंटरिम और हो सकता है अगर करंट ईयर में प्रॉफिट अच्छे खासे हो गए तो फिर ये जो परचेज किया उसका फिर वो पोस्ट एंड और वो दोनों लेना पड़ेगा। नहीं, फिर वो हम यही मानेंगे कि ये इतना ही मानता है कि यहाँ से यहाँ तक का ही। जैसे बोनस है तो करंट ईयर का दे रहा है तो इसी का ही दे रहा है। राइट है तो करंट ईयर का दे रहा है तो वो इतने का ही देगा ना। तो ये अब इसकी सीधी सी एजम्पशन लेता है जो लॉजिकल तो नहीं है लेकिन मानता क्या है, खरीदने के बाद वाले प्रॉफिट्स में से है। तो अगर इंटरिम डिविडेंड लिखा हो तो पहली बात तो देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, आसान हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ है उसने एक बार 2 बार, तो बैंक टू पी एंड एल। अब खाली डिविडेंड लिख दे, ना लिखे इंटरिम और ना ही लिखे पिछले साल का है, तो ये क्या मानता है, यही वाला मानता है। और सब पे क्या कर देता है, डिविडेंड रिसीव्ड पे बैंक टू पी एंड एल। जितने भी क्वेश्चन है सब में लिखा हुआ है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है आरटीपीज के, तो खाली डिविडेंड लिखा हुआ है तो ये अपने आप से नहीं मानता है कि लास्ट ईयर का है। तो खाली डिविडेंड लिखा होता है तब भी बैंक टू डिविडेंड या बैंक टू पे एंड एल ही करते हैं। खाली डिविडेंड लिखा हो तो क्या मानोगे, लास्ट ईयर का है, नहीं, कब का मानोगे, करंट ईयर का। इंटरिम डिविडेंड लिखा हो तो क्लियर ही है, और लास्ट ईयर का है। तो कुल मिला के ये वाला ट्रीटमेंट कब करना है, जब क्लियरली लिखा हो कि डिविडेंड कब का है, लास्ट ईयर का है। नहीं तो आप बचपन में जैसा करते आए थे, डिविडेंड की एंट्री क्या करते थे फाउंडेशन तक, बैंक टू पी एंड एल ही तो करते, बैंक टू बैंक टू डिविडेंड, और डिविडेंड को कहाँ भेजते थे, पी एंड एल। तो जब तक क्लियरली साफ साफ नहीं लिखा हो कि डिविडेंड लास्ट ईयर का है तो ये वाला जो आज सीखा है ये वाला ट्रीटमेंट नहीं लगाना। क्या चीज़, आप कैसे भी इंडिकेशन होना चाहिए कि लास्ट ईयर का है, पक्का। और ज़्यादातर क्वेश्चन यही आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि इसी में तो दिमाग लगेगा। पक्का, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरी सीधी सीधी नहीं आती, बस 4 नंबर का टोटल पेपर में एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट थ्योरी का, बाकी सब क्या आता है, एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब उस दिन हमने क्या पढ़ा था, रेलेटिव रिलाइजेबल। करंट इन्वेस्टमेंट क्या था, रेडिली क्या हो, प्लस क्या हो, इंटेंडिंग टू बी फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। ये अलग से क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इनके वैल्यूएशन अलग अलग है। करंट का वैल्यूएशन क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर। नॉन करंट का हमने देखा ही नहीं था। और ये इसमें कैसे लिखा हुआ है कि आप कैसे ले सकते हो, कैटेगरी वाइज।
अभी बताता हूँ मैं। जैसे कैटेगरी ए, जैसे इक्विटी शेयर है ABC, 100 रुपये की कॉस्ट, फेयर वैल्यू कितने की 90, 90, 100 की कितनी होगी 90। प्रेफरेंस शेयर ABC, 100 की 120, 100 की 90 और 100 की 90। और म्यूचुअल फंड या कोई और करंट इन्वेस्टमेंट ABC, 100, 100, 100। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई 300, कितना हो गया 300। इसकी 300, इसकी बना देते हैं 320। ओए ये ऐसे कैसे हो गया 100, 100, 120। क्या चीज़ अब ओवरऑल लोअर लूँ तो ओवरऑल कॉस्ट कितने की है, ओवरऑल सारों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 300, 300, 300, 900। सारों का फेयर वैल्यू कितना हो गया 890। तो कितना लॉस बुक होगा 10 का। कैटेगरी वाइज लूँ तो कैटेगरी वाइज मतलब इन दोनों में का लोअर कितने का लॉस बुक होगा 30। कॉस्ट तो सब केस में ही 900 ही है। वैल्यूएशन कितना होगा 270, इनमें लोअर कोई नहीं आया 300 ही है। कॉस्ट तो सबकी 900 ही है हर बार, ये कॉस्ट है और ये क्या है फेयर वैल्यू। तो अब लोअर कैटेगरी वाइज लो, इसमें 270 लोअर आ गया, इसमें तो 300 ही है, कोई सा ही ले लो, और इसमें कितना आ गया 300। तो 270 प्लस 300 प्लस 300, समझ रहे हो क्या। पहली कैटेगरी में लोअर क्या आया 270 आ गया, इसमें 300 आ गया, इसमें 300 आ गया, ये तो कितना हो गया ये 870। तो लॉस कितने का बुक होगा। और इंडिविजुअल तो यहीं बनाना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लोअर लो तो क्या होगा फेयर वैल्यू मतलब किस पर वैल्यू होगा ये 90, 90, 90 लोअर पर। ये लोअर क्या आएगा 100, ये लोअर क्या आएगा 90, ये लोअर क्या आएगा 90, यहाँ 100, 100, 100। तो लॉस कितना बुक हो गया 10, 10, 10, 10, 10, इसमें 50 का लॉस। तो इंडिविजुअल बेसिस में जब जाएंगे तो लॉस कितने का बुक होगा 50 का। कॉस्ट 900 आएगी और फेयर वैल्यू कितना आएगा इन सब का टोटल, वो कितना आएगा 850। क्योंकि 50 का लॉस है तो इन सब का टोटल पक्का 850 आएगा। अब आप मेरे को ये बताओ बच्चों, किस में सबसे ज़्यादा लॉस बुक आएगा और मॉडरेट लॉस किस में आएगा कैटेगरी वाइज, और इसमें क्या आएगा ओवरऑल। अब एस क्या कहता है कि कैसे लोअर लेने इतनी कहाँ गया 5 पॉइंट ये रहा। वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट ऑन ओवरऑल बेसिस इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। तो ओवरऑल तो लेना ही नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट किस में है कैटेगरी में, कंसर्न ऑफ एंटरप्राइज में बी विद द वैल्यू ऑफ कैटेगरी, उसको किससे मतलब है पूरे एक पोर्टफोलियो से, ना कि किससे इंडिविजुअल से, तब वो क्या ले सकता है कैटेगरी वाइज। लेकिन मोर प्रूडेंट बेसिस क्या है इंडिविजुअल। देखो अब पेपर में कुछ नहीं लिखा हो तो आप अपने आप से कोई कंसर्न वंसर्न नहीं मानेंगे, आप इंडिविजुअल बेसिस पर लेंगे। और साफ साफ कह दें कि हमारा कंसर्न किस में है कैटेगरी में। कैटेगरी का मैं तुम्हें बताया था ना कि हम जानबूझ के क्या करते हैं, जैसे एक जगह लॉस हो रहा है तो उसके अपोजिट चीज़ खरीद लेते हैं ताकि वहाँ क्या हो जाए प्रॉफिट, ताकि ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। तो तब हम कैटेगरी में ही होते हैं।
बोलो। तब हम जैसे सुनो कि गोल्ड का और किसका उल्टा चलता है, शेयर मार्केट का। ये ऊपर जाता है तो गोल्ड स्टेबल हो जाता है, और ये डाउन जाता है तो गोल्ड बहुत क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो मैंने इनको एक साथ ले रखा है कि ताकि मेरा बैलेंस रहे। तो मैं इस कैटेगरी को एक मान सकता हूँ, यस। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो आप हमेशा हमेशा क्या लेंगे, इंडिविजुअल। आप अपने आप नहीं लिखोगे कि कंसर्न था, तो हमेशा कैसे लेना है, इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लॉस कहाँ चला जाएगा, रिडक्शन जो हुआ है P&L में चला जाएगा, और आगे बढ़ गई तो क्या होगा, वापस क्रेडिट P&L में हो जाएगा, लेकिन कितने तक का, जितने तक का लॉस बुक हुआ है। जैसे एक ये इन्वेस्टमेंट था, कितने का था, 100 का, ईयर एंड पे कितने का हो गया, 92 का। तो एंट्री क्या कर दोगे, P&L टू इन्वेस्टमेंट कितने का, 10। अब अगले साल ये अगली रिपोर्टिंग डेट पर ये बेचा नहीं और कितने का हो गया, 92 का हो गया। तब क्या होगा, तो अभी भी वो रूल लगाओगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर, तो कॉस्ट तो अभी भी 100 है, फेयर वैल्यू 92 होगी, तो लोअर करोगे तो 92 पे आएगा। तो 90 को 92 तक तो ला ही सकते हो। तो वापस एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू P&L 2 रुपये। कितने तक तो वापस आ ही सकता है ये, 100 रुपये तक। कल को फेयर वैल्यू 101 हो जाती तब क्या होता, तब लोअर 100 होता, तो हम कितने तक लाते, 100। तो फिर हम एंट्री क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट टू P&L, या 90 का करके छोड़ दिया। अब 90 को वापस 100 बनाना है तो 10 बढ़ा सकता हूँ। तो कुल मिला के जितना ऑलरेडी लॉस बुक किया हुआ है उतना वापस क्या किया जा सकता है, गेन बुक। क्योंकि रूल क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर, तो कॉस्ट तो 90 थोड़ी होगी, कॉस्ट तो 100 ही पड़ी है। तो अगली बार अगर फेयर वैल्यू बढ़ जाती है तो अप टू 100 तक वापस ले जा सकते हो, ठीक है। उससे एक्सेस को क्या नहीं करना, कंसीडर नहीं करना। तो एक्सेस इग्नोर करना है और वापस 100 तक ले सकते हो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पर ही रखने, कॉस्ट पर, ठीक है। लेकिन कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल बेसिस पर वैल्यू करनी है। और अगर डिक्लाइन है, जो कौन सी हो, अदर देन टेम्परेरी, तब क्या होगा, रिजल्टेंट रिडक्शन को क्या है, P&L स्टेटमेंट में चार्ज करना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या कहता है, पहले तो ये सुनो। पहले तो कहते हैं कॉस्ट, फिर डिक्लाइन, मतलब ऊपर गया तो इग्नोर ही कर दो। डिक्लाइन है जो कौन सी है, अदर देन टेम्परेरी, तब क्या बुक करो, लॉस। और इसमें ये कहता है कि ओवरऑल नहीं लेना, कैटेगरी वाइज कभी कभी ले सकते हैं और इंडिविजुअल ही लेना है। और पेपर साइलेंट हो तो क्या लेना है, इंडिविजुअल। इसमें हमेशा ही कैसे लिखना है, इंडिविजुअल बेसिस पे। इसमें हमेशा ही कैसे देखना है, इंडिविजुअल बेसिस। तो ये इनके वैल्यूएशन। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, अदर देन करेंट। सुनना बच्चों, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। फेयर वैल्यू बताऊंगा, अभी ख़त्म थोड़ी कर दी मैंने बात। अभी तो लॉन्ग टर्म का रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोलता है। ये कड़ा है बच्चों मेरे पास, मैं भले ही इसका डेली रेट देख लूँ सुबह, लेकिन ये मेरे को बेचना ही नहीं है। तो अब कल सुबह इसके रेट डाउन हो गए तो मुझे लॉस जैसा लगता भी है क्या, नहीं, ठीक है, वापस ऊपर जाते हैं। गोल्ड के रेट टेम्परेरी ऐसे कभी ना कभी तो पिछली रेंज से कम ही होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्या है, बढ़ते ही हैं। और मेरे को बेचना ही नहीं है, घट भी जाए तो मेरे को क्या टेंशन है। मैंने एक कंपनी का डिवेंचर खरीदा 100 रुपये का, अब लास्ट तक होल्ड करूँगा, ठीक है। अभी मुझे बेचना ही नहीं है, तो अभी टेम्परेली उसका रेट 98 हो गया तो क्या दिक्कत है, मुझे तो कंपनी वापस 100 देगी। तो वाई शुड आई प्रोवाइड दिस लॉस। वो लॉस तो तभी प्रोवाइड होना चाहिए व्हेन आई हैव इंटेंशन टू सेल दिस डिवेंचर। तो बेचना ही नहीं है तो क्यों लॉस बुक करूं मैं इसको। तो इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म को जनरली किस पर रखो, कॉस्ट पर। लेकिन अगर कोई ऐसी डिक्लाइन है जो टेम्परेरी नेचर की नहीं है, जैसे गोल्ड के रेट अब परमानेंट ही क्या हो गए, कम हो गए। गोल्ड के नहीं होते, लेकिन कंपनी के डिवेंचर के रेट कम कब हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट से तो पड़ता ही है। लेकिन अब समझो कि मेरे पास किसका डिवेंचर था, किंगफिशर एयरलाइंस का, ठीक है। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल थी 100, डिवेंचर मान लो एक ही था, ये मेरे पास था, और इसकी एसेट 200 थी, लेकिन इसे खा पी के भाग गया। इसकी नई बैलेंस शीट ये है,
इक्विटी शेयर कैपिटल 100, डिवेंचर 100, असेट 70 और पी इंडल 130। इसने घाटे कर लिए। तो अब तो डिवेंचर के भी कोई घर से थोड़ी देता है भाई। ठीक है, कंपनी इक्विटी का पैसा खा के किसको दे देती है, डिवेंचर को। यहाँ अगर इस एसेट से 170 मिले तो डिवेंचर को 100 मिल जाएंगे, इक्विटी के टूट गए, 70 इक्विटी के रह गए। 120 मिले तो इनको 100 मिल जाएंगे, इसको कितने मिलेंगे, 20। लेकिन कल को इससे 70 ही मिल रहे हैं तो क्या होगा, डिवेंचर के डूब जाएंगे। तो अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मेरा और डिक्लाइन क्या है, अदर देन टेम्परेरी है, मतलब जल्दी से रिवर्स होने वाले नहीं। परमानेंट का मतलब देखो दो बातें होती है, अदर देन टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी नहीं होना, परमानेंट का मतलब कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन नियर फ्यूचर में आपको बढ़ता हुआ नहीं लग रहा है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जब जियो अनाउंस हुआ था ना, कि उसने कहा था जियो लॉन्च कर रहे हैं, एयरटेल के प्राइस ऐसे डाउन आ गए थे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गिर रहे थे, धमाधम एयरटेल के प्राइस और उनके गिर रहे थे। अब मेरे पास एयरटेल का शेयर है, तो नियर फ्यूचर में जल्दी से बढ़ते हुए नहीं लग रहे थे। तो वो डिक्लाइन क्या था, अदर देन टेम्परेरी बट नॉट परमानेंट। आज भी तो बच ही गए, ये कोई ऐसे थोड़ी खत्म हो गए, बट वो ऐसा नहीं लग रहा था कि अब जल्दी से ऊपर आएगा। तो दैट वाज नॉट परमानेंट बट इट वाज अदर देन टेम्परेरी। तो कुछ बच्चे इसको परमानेंट मान लेते, परमानेंट मत बोलना, क्या बोलना, अदर देन। तो अगर डिक्लाइन टेम्परेरी नेचर का है तब तो इग्नोर, लेकिन डिक्लाइन अदर देन क्या है, टेम्परेरी है, तो क्या होगा, अदर देन टेम्परेरी है, तो फिर क्या करो, वो लॉस प्रोवाइड करो, फिर वो लॉस प्रोवाइड करो, पक्का। तो ये इसने इसके समराइज किया हुआ है कि कैरिड कॉस्ट पर लेना है, लेकिन डिक्लाइन है, अदर देन टेम्परेरी है, तो वो लॉस क्या करो, प्रोवाइड करो। और वैल्यूएशन किस पर करना है, इंडिविजुअल बेसिस पर। यहाँ पर वही है, ठीक है, ओवरऑल तो करना ही नहीं है, और प्रूडेंट बेसिस क्या है, इंडिविजुअली। वही बातें वापस लिखी है इसने, पक्का। अब कुछ एग्जांपल दे रहा है कि अदर देन टेम्परेरी के डिक्लाइन क्या है। जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था उस कंपनी को क्या हो रहे हैं, कैश लॉसेज हो रहे हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है, न्यू रेगुलेशन विच इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टी, या फिर क्या है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ कोटेड प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल देता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट था आईटीसी में। आईटीसी क्या बनाती है, गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट, और सरकार ने क्या कर दिया, सिगरेट बनाने के लिए बैन कर दिया। मेरा किसी पॉलीथीन वाली कंपनी में था और पॉलीथीन बैन कर दिया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, अब जल्दी से ऊपर आने वाली नहीं है। ऑपरेटिंग लॉस तो आप समझते ही हो, ये कैश लॉसेस क्या होते हैं, ध्यान से समझना। देखो, ये जितना भी सामान दिख रहा है ना तुम्हें, आईपैड और ये लैपटॉप और ये सब, अब इस बार फीस कितनी आई मेरे पास, 10,000, और इन सभी सामान का मैंने डैप लगा दिया 2,000। प्रॉफिट कितने, 8,000। अब मान लो कि फ़ीस आई कितने की, 10,000 की। ना तो फीस इतनी कम है, ना ही सामान का डैप इतना कम है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और डैप कितने का है, 12,000, और कोई खर्चे नहीं है। या ये क्या है, बाकी सब खर्चे काट के बचा हुआ रेवेन्यू है, बाकी खर्चे काट के। तो ये इतना चिंता का विषय नहीं है। क्यों नहीं है, कि जेब में तो 10,000 पड़े ही हैं मेरे, ये तो लग गए। अब जो फीस आ रही है वो सीधा, अब तुम मेरे को पैसे दो, अब जो पैसे आ रहे हैं ये डैप से ज़्यादा है। ये वाला केस हो गया, कोई इशू ही नहीं है, फिर तो बढ़िया बात है। डैप से कम है तो डैप वाले, अब ये आईपैड तो लग गया पुराना, अब तो हमारा सामान खरीद लिया गया, 50, मतलब जो भी एसी फर्नीचर कूलर सब है इधर, अब तो पैसा आ रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, लॉस तो है बट कैश लॉस नहीं है, तब भी इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन कैश लॉस हो जाए मतलब क्या है, फीस आई 10, डैप के अलावा खर्चे ही 12,000 है, तब तो बहुत ही दिक्कत है, तब तो जेब से देने पड़ रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कैश ऑपरेटिंग लॉस। समझ गए। अब बच्चे अपनी मर्जी से दिखा के लिखते हैं वहाँ पर, जैसे जो लॉस आ गया तो लॉस लिख दो, ठीक है, बोलो। और ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस से लॉस। अब मान लो कि फाइनेंसिंग में मैं कैश फ्लो जनरेट भी कर लूँ, इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो जनरेट कर लूँ, ऑपरेटिंग में लॉस है तो कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो का मतलब क्या है, कि मैंने क्या बेच दिया, मैंने क्या बेच दिया,
मैंने ये एसी बेच दिया तो इन्वेस्टिंग से कैश आ गया, बट ऑपरेटिंग से थोड़ी है, एसी बेच के थोड़ी कैश जनरेट करना है, तो ऑपरेटिंग में ही मुझे क्या आ रहा है, कैश लॉस। पक्का? तो ये किसके एग्जांपल है, बोलो, अदर देन टेम्परेरी के। अब ये क्वेश्चन करते हैं। एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कितने का आ रहा है, 2 लाख। तो कौन सा दे दिया इसने, लॉन्ग टर्म। तो अदर देन टेम्परेरी हुई डिक्लाइन तब तो मैं बुक करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। अनलिस्टेड कंपनी है, उसके पब्लिश्ड अकाउंट्स में क्या पता लगा कि इसको कैश लॉस हो रहे हैं और इसका मार्केट शेयर क्या हो रहा है, डिक्लाइन। अब इससे कितने से ज़्यादा नहीं आएंगे, 20,000। तो ये डिक्लाइन टेम्परेरी है या अदर देन टेम्परेरी, अदर देन टेम्परेरी, तो ये लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिख दोगे क्या प्रॉपर, अच्छे से लिख दोगे ना, ये बोलो, ये अच्छे से याद होना चाहिए। जितना भी आंसर देख लेना AS 13 के, नाम बिल्कुल क्या लिखा होता है सही से। अब आधे बच्चे आते आते इसको क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, कुछ बच्चे AS 13 इन्वेस्टमेंट से लिख देते हैं। AS का नाम बिल्कुल सही से, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। और ये 20,000 क्या है, रिड्यूस करना है। क्यों करना है, कि ऊपर लिखा हुआ है कि AS 13 के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग टर्म है, उसके बाद लॉन्ग टर्म का अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन बुक करनी होती है। डिमिनिशन मतलब डिक्लाइन। अब इन्वेस्टमेंट पड़ा है कितने का, जितने का भी अमाउंट का था। अब डिक्लाइन की एंट्री या तो आप P&L टू इन्वेस्टमेंट ही कर दो सीधा, और या फिर क्या कर दो, P&L टू प्रोविज़न फॉर डिक्लाइन। फिर बैलेंस शीट में जैसे ये 100 का है, 10 का लॉस बुक कर लिया, तो फर्स्ट केस में तो सीधा 90 आ जाएगा, और दूसरे केस में केस कितना आएगा। जैसे प्रोविज़न फॉर डेब्ट बनाते हो, या सीधा ये एसेट में से कम कर दो, 2 मेथड थे ना, या तो एसेट में से कम कर दो या उसका प्रोविज़न क्या ले लो अलग। तो वैसे आपकी जैसी इच्छा वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्या है, एक्स लिमिटेड ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 600 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ वाई, 50% क्या है, लॉन्ग टर्म। तो कॉस्ट कितनी है, 300, और फेयर वैल्यू कितनी है, अभी देखते हैं। लॉन्ग टर्म 50 है, तो बाकी क्या है फिर, शॉर्ट टर्म या करंट है, और उसको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। रियलाइजेबल वैल्यू सारे के सारे की कितनी है, 200, क्योंकि सामने वाली कंपनी क्या हार गई, केस हार गई, तो केस हारने की वजह से उसकी क्या है, वैल्यू कम हो गई। और ये जो डिक्लाइन हुआ है वो क्या है, नॉट टेम्परेरी इन नेचर, तो अदर देन टेम्परेरी। तो पहले तो बताओ वैल्यू कितने पर करेंगे और लॉस कितने का आएगा। शॉर्ट टर्म का बताओ, 100 पर वैल्यू करेंगे, लॉस कितने पर आएगा, 200 पर। इसके लिए तो मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए थी, टेम्परेरी है, केस हार गई। शॉर्ट टर्म तो हमेशा ही वैसे ही क्या करना है, दोनों के लोअर पर। और इसको अब 100 पर क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लाइन लिख दी कि जो डिक्लाइन हुई है वो टेम्परेरी नेचर की नहीं। तो लॉन्ग टर्म होगा तो उसको देना पड़ेगा कि वजह जो हुई है वो टेम्परेरी है या मतलब जो डिक्लाइन है, लेकिन किसके लिए देने की भी ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म। पक्का? अब इलिस्ट्रेशन 1 हो गया, 2 हो गया। अब आता है रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये पहले आपका इंटेंशन शॉर्ट टर्म का था या करंट था, और अब बाद में क्या हो गया, लॉन्ग टर्म, या उल्टा हो गया। जैसे कड़ा मेरा बेचने की इच्छा हो गई, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से किस में चला गया, करंट में। तो रीक्लासिफिकेशन कैसे करना है, अगर लॉन्ग टर्म को रिक्लासीफाई कर रहे हो करंट, तो किस पर करना है, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट का लोअर। तो लॉन्ग टर्म से किस में जा रहे हो, करंट में, तो किस पर जाना, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। मान लो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था पहले 100 का, और उस पर अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन हो गई थी, इस वजह से उसको कितना कर दिया था, 90। इस वजह से उसको कितना कर दिया था, 90। अदरवाइज तो वो जनरली चलता ही किस पर है, कॉस्ट पर। तो अब जब जिस दिन इसको शॉर्ट टर्म में भेजोगे, उस दिन उसकी कॉस्ट क्या मानोगे, 90, इन दोनों के लोअर पर। तो लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में जाओगे तो किस पर जाओगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। और शॉर्ट टर्म से किस में जाओगे, चलो पहले इसमें 3 केस है, अगले पे क्वेश्चन में कितने केस है, 3। तो पहले मैं कौन सा करता हूँ,
अभी हमने कौन सा पढ़ा है, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म, तो वो थर्ड है। सर्टेन लॉन्ग टर्म ट्रांसफर नो लॉन्गर कंसीडर फॉर होल्डिंग पर्पस। लॉन्ग टर्म के थे, अब उसको नो लॉन्गर मतलब अब नहीं चाहिए, किसके लिए, होल्डिंग मतलब रखने के लिए, तो होल्डिंग पर्पजेस के लिए नहीं चाहिए और रिक्लासीफाई हो गए। अब इनकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 18, लेकिन पहले ये कितने पर कर दिए थे हमने 12। क्यों कर दिए थे, क्योंकि उसमें अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन थी। तो कॉस्ट थी 18 और कैरिंग अमाउंट कितनी थी 12। तो अब ये किस पर जाएंगे, 12 पर, इन दोनों के लोअर पर। तो कितने पर लेकर जाएंगे, 12 पर, पक्का। और सेकंड क्या है, अगर हम कहाँ से कहाँ जाएं, करंट से लॉन्ग टर्म, तो करंट से लॉन्ग टर्म जाएंगे तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स थे, अब ये क्या है, कुछ करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो कितने पे खरीदे थे 20 पे, और अब कंपनी उसको क्या कर रही है, हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन देम। डिसाइडेड टू रिटेन देम मतलब अब इनको रिक्लासीफाई कर रही है लॉन्ग टर्म। तो कॉस्ट थी 20 और फेयर वैल्यू कितनी थी 25, तो कितने पर ही जाएगा 20 पर। तो 20 का ही आ रहा है और 20 पर ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, एक और करंट इन्वेस्टमेंट था जो खरीदा कितने का था, और उसको अब क्या मान रहे हैं, लॉन्ग टर्म, और अब उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 6.5, तो कितने पर जाएगा ये 6.5 पे, पक्का। और अगर इसको बैलेंस शीट में कितने पर कर रहे हैं 15 पर, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 का क्या बुक हो जाएगा, लॉस, ठीक है। लेकिन ये 8.5 का लॉस मेरे को जमता नहीं है बुक करना, क्यों नहीं जमता है बताओ। ये पहले से क्या था, करंट, ये पहले से क्या था करंट। रूल क्या कहता है, करंट इन्वेस्टमेंट को किस पर ले जाना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर। अब तो जब पहले से फेयर वैल्यू लोअर ही थी, ये 100 का था, करंट था, ये कॉस्ट है, फेयर वैल्यू 90 थी, तो ये पहले से ही कितने पे ही आना चाहिए था, 90 पर ही रहना चाहिए था ना। ये पहले से भी तो इस पर करंट वाले रूल लगे हुए होने चाहिए ना, तो ये पहले से कितने पर ही चल रहा होना चाहिए 90। तो वो ठीक है कि किस पर ले जाना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू के लोअर पर। तो 15 और 6.5 के लोअर पर ले जाना है, 6.5 पर ले जाना है। लेकिन ये कह रहा है लॉस अब बुक कर रहा हूँ मैं, क्यों बुक कर रहा हूँ अब, क्योंकि कह रहा है पहले 15 पे चल रहा होगा। पहले 15 पे क्यों चल रहा होगा, पहले से भी किस पर चलना चाहिए ये, कॉस्ट और फेयर वैल्यू के लोअर पर। ऐसा पता है कब होता है, सुनो ध्यान से, हम डेली थोड़ी बैलेंस शीट ठीक करते हैं। ये 31 मार्च है, यहाँ मैंने 100 का खरीदा था, यहाँ फेयर वैल्यू कितनी हो गई थी 90, और करंट इन्वेस्टमेंट था तो मैंने तो इसको कितने पर कर दिया होगा पहले ही, कॉस्ट और फेयर वैल्यू के लोअर पर। अब रिक्लासिफिकेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर फेयर वैल्यू कितनी हो गई 70, तो ये 20 का लॉस बुक होगा। लेकिन ये पहले कॉस्ट पर थोड़ी पड़ा होगा, पहले पिछली फेयर वैल्यू पर जब भी रिपोर्टिंग की थी। अब ऐसे तो फेयर वैल्यू तो एक सेकंड में बदल लिया, आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर एक सेकंड में थोड़ी निकालोगे। तो आपने लास्ट बैलेंस शीट को इस पर किस पे कर दिया होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू के लोअर पर, तो ये 90 पे ही पड़ा है। अब आपका मन हो गया कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, रिक्लासीफाई करना है, तो आज की फेयर वैल्यू हो सकता है कि पिछली फेयर वैल्यू से क्या हो, कम, और हमें कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर लेना है, तो कितने पर लाना पड़ेगा 70। तो इस सेंस में ये लॉस बुक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद ठीक है कॉस्ट और फेयर वैल्यू के लोअर पर लाना है, लेकिन पहले से ये कितने का खरीदा हुआ है 15 का, और आज हम इसको रिक्लासीफाई कर रहे हैं, और बैलेंस शीट डेट पर इनकी मार्केट वैल्यू। अब बैलेंस शीट डेट पर मार्केट वैल्यू चाहिए भी नहीं, रिक्लासिफिकेशन वाले दिन नहीं चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दिया तो यही मानेंगे रिक्लासिफिकेशन का दे, यही मानेंगे। तो आज इसकी मार्केट वैल्यू 6.5 है, तो ये पहले से भी अगर करंट था तो कैसे वैल्यू किया हुआ होना चाहिए था 6.5 पर, लाना 6.5 पर है, एग्रीड, लेकिन लॉस अब बुक करना है। अब मेरे तो चलता नहीं है, छोटा टीचर हूँ मैं, क्या करूँ, लेकिन ऑलरेडी पहले से क्या बुक हुआ होना चाहिए था लॉस, क्योंकि पहले से क्या था, ये करंट था ना। कौन सा हो गया, यहाँ तक कंटिन्यू हो गया, थर्ड फोर्थ होमवर्क चलो कर लेते हैं फटाफट से। मैसर्स इनोवेटिव गारमेंट्स ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2003, कितने रुपए इन्वेस्ट किए 2.5 लाख। अर्लियर इसके पास क्या है, गोल्ड सिल्वर पड़े हैं 4 लाख के और 2.5 लाख के, शाबाश 2 लाख।
मार्केट प्राइस 31 मार्च को कितना है? अब आप इसको कैसे वैल्यू करेंगे? तो पहले तो बताओ, गोल्ड और सिल्वर तो मुझे लॉन्ग टर्म लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 मार्च 1 के खरीदे हुए हैं और हम कहाँ पर है? 4। तो पिछले 3 सालों से पड़े हैं इसके पास, लॉन्ग टर्म में। हालांकि गोल्ड का रेट भी बढ़ा हुआ है और सिल्वर का रेट भी, लेकिन कम हुआ होता तो फिर बताता टेम्परेरी है या नहीं। जनरली गोल्ड और सिल्वर के रेट टेम्परेरी ही ऊपर नीचे होते हैं, अदर देन टेम्परेरी नहीं होते। गोल्ड का रेट आज नीचे हो गया तो ये नहीं है कि कल, मतलब बढ़ता ही है ना लॉन्ग टर्म में। तो ये बढ़े हुए हैं तो हमें टेंशन ही नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों को तो किस पर वैल्यू करना होता है? कॉस्ट पर। और कम भी हो जाए तो जब साफ साफ क्लियर हो कि अदर देन टेम्परेरी है तब कम पर। शेयर को क्या मानूं, करंट या नॉन करंट? एक सेकंड बच्चों, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। शेयर को क्या मानूं, करंट या नॉन करंट? चलो चलने दो एक बार। करंट मानूं या नॉन करंट? ये पेंसिल डिस्चार्ज होगी, बताओ करंट या नॉन करंट? मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इस बार खरीदे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेच भी जल्दी दूंगा। वो दो तो क्या है, साफ साफ दिख रहे हैं कि नॉन करंट है, क्योंकि पुराने ही पड़े हुए हैं। ये इस बार खरीदे हैं तो मुझे या तो बताओ कि इनका इंटेंशन क्या है। मैं कैसे बता दूं भाई? आज आपने खरीदा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि जल्दी बेच दोगे, या पुराने लॉन्ग टर्म आ रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म ही मान लो। नहीं समझ रहे हो क्या भाई? आज मैंने कोई चीज़ खरीदी, आप कैसे बता दोगे करंट है? गोल्ड सिल्वर में श्योर हूँ नॉन करंट है। क्यों? पुराने चल रहे हैं लॉन्ग टर्म में। गोल्ड सिल्वर पे तो मैं श्योर हूँ कि इसके पास क्या चल रहे हैं, पुराने चल रहे हैं। क्या है? लॉन्ग टर्म। लेकिन किसके लिए श्योर ही नहीं हूँ मैं? शेयर्स के लिए। क्यों श्योर नहीं हूँ? खरीदे हैं ना, मुझे बताओ कि इसका क्या इंटेंशन है। इंटेंशन लिखा हुआ है इसमें, एएस में, इंटेंडेड टू बी हेल्ड। इंटेंशन तो कौन बताएगा? इनोवेटिव गारमेंट ही बताएगा। प्रशांत मिश्री कैसे बता देगा? तुम्हारा इंटेंशन क्या है मेरे को क्या आता? मुझे तो मेरे इंटेंशन पता है। पढ़ते हैं आंसर। अब इसने इसको जैसे वैसे मानता है बेचारा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इफ इन्वेस्टमेंट इज परचेज विद द इंटेंशन टू होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज करंट, एंड इसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू के लोअर पर। इफ इक्विटी शेयर्स आर एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, तो फिर क्या है? कॉस्ट पर ही रहेगा। और प्रोविजन फॉर डिमिनिशन शुड बी मेड टू रिकॉग्नाइज अ डिक्लाइन इफ अदर देन टेम्परेरी। तो इसने दोनों तरह से आंसर दे दिया कि हमें क्या बता, हम कैसे बता सकते हैं मैसर इनोवेटिव का इंटेंशन क्या है। तो इसने बोल दिया कि अगर करंट है तो इन दोनों के लोअर पर। करंट नहीं है, लॉन्ग टर्म है, तो कॉस्ट पर रखना होता है। लेकिन अदर देन टेम्परेरी है, वो भी क्लियर नहीं है कि ये डिक्लाइन कौन सी है, टेम्परेरी है अदर देन टेम्परेरी है। तब कह दिया कि जनरली तो कॉस्ट पर रखते हैं, लेकिन डिक्लाइन अगर अदर देन टेम्परेरी हो तो क्या है। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसको शेयर को करंट मानूं तो खरीदा कितने का है? शेयर खरीदा है 2.5 लाख का और वैल्यू कितनी है? 1.25 लाख, तो 25,000 का लॉस। नॉन करंट मानूं तो तब ये बताओ डिक्लाइन टेम्परेरी है या अदर देन टेम्परेरी है। अदर देन टेम्परेरी है तो लॉस प्रोवाइड करूंगा, टेम्परेरी है तो लॉस प्रोवाइड नहीं करूंगा। और गोल्ड सिल्वर के लिए क्या बोल रहा है कि जनरली विद एन इंटेंशन, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं गोल्ड सिल्वर लोग, अनलेस एंड अनटिल गिवन अदरवाइज। तो ये कह रहा है कि एग्जाम में जब तक अलग अलग नहीं दिया हो तब तक क्या मानना, गोल्ड सिल्वर लॉन्ग टर्म है, तो इसलिए इनको किस पर ही रखना है? कॉस्ट पर। ठीक है, ठीक है। अब ये वैल्यू बढ़ गई है, भले ही अब ये ऐसे ऐसे देते हैं। देखो, जब बच्चों को तंग करना होता है ना इनको, कि वापस बुलाना है आपको। कॉस्ट है 100 और फेयर वैल्यू है 120, और ये जो है ना, ये टेम्परेरी नहीं है, ये अदर देन टेम्परेरी है, ये इंक्रीज अदर देन टेम्परेरी है। इंक्रीज भले ही परमानेंट हो तो भी क्या नहीं करना, ऊपर वैल्यू नहीं करना। वो तो डिक्लाइन है अदर देन टेम्परेरी, तो क्या है? समझ गए क्या? तो इंक्रीज से तो कोई मतलब ही नहीं है, टेम्परेरी टेम्परेरी। 5th कर लिया, 6th, 7th, 8th, 9th। MCQs बताओ। राइट शेयर की कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाती है। अगर खुद ही खरीद लिए तो क्या होगा? ऐड हो जाएगी ना इन्वेस्टमेंट में।
ठीक है, और राइट शेयर रिनाउंस कर दे तो उससे आने वाला पैसा क्या होता है, P&L। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली किस पर रखते हैं, कॉस्ट, लेकिन डिक्लाइन कौन सी, अदर देन टेम्परेरी। करंट इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर। इसका करना तुम, लेकिन कब करना, जब मैं तुम्हें ये वाला 9th करा दूँ तो कर लेना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में सब आएगा, परचेज, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी। इतने छोटे छोटे MCQ इतने आसान आते नहीं हैं, ये ध्यान रख लें, ठीक है। अब मुझे 9th कराने हैं एक तो, बाकी सारे आप करोगे खुद से, और मुझे क्या बताना है ये भी कर लेना आप 15th, ठीक है। और क्या कराना है, फेयर वैल्यू और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस, पता है क्या, और हमने किस उस मार्केट प्राइस को बेचारे को क्या मान के चले अपने। अब क्या करें, मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें। देखो इन क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था, शेयर्स वर कोटेड एट दिस, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, और खुद ही कह रहा है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ले लो, लेकिन क्या है, फेयर वैल्यू है ना। ये इसमें अब ये थोड़ी लिखा हुआ है कि क्या लेने हैं, मार्केट प्राइस। एस में तो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। एक मिनट, TY के वाले पर आओ। ये क्वेश्चन हमने किया था, इसमें क्या दिया हुआ था, मार्केट वैल्यू। इसमें क्या दिया हुआ था, मार्केट वैल्यू, और इसमें तो ये भी नहीं लिखा था कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का लोअर लो। तो मैं अपने आप से एस लगा रहा था, तो क्या लगा रहा था, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मेरे पास दिया ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ये मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू को क्या मानता है, इंटरचेंजेबल, लेकिन डिफाइन खुद करता है कि अलग अलग है। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय कहता है कि कोई बात नहीं बच्चे हो ना, क्या डिफरेंशिएट करोगे। डेफिनेशन खुद देता है AS13 कि फेयर वैल्यू अलग चीज़ है और क्या है, मार्केट वैल्यू अलग चीज़ है, और आपको क्या लेना है, फेयर वैल्यू, ना कि मार्केट वैल्यू। पक्का। लेकिन अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो क्या कर लेना, मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लेना, फेयर वैल्यू। मार्केट का मतलब क्या है, जो मार्केट दे रहा है। फेयर का मतलब क्या है, जो सही है। अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट नेट ऑफ एक्सपेंस नेसेसरी टू बी इनकर्ड। अब एक शेयर 150 रुपये का चल रहा है, ठीक है, और 10 रुपये उसको बेचने की ब्रोकरेज लग जाएगी, तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 140। देखो अब शेयर मार्केट में बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में सब क्या हो जाएगा, फेयर पर आ जाएगा, लेकिन टेम्परेरीली ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हो वो क्या है, मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस का मतलब अगर आज बेचूं तो क्या मिलेगा। अब जैसे जब तक सत्यम का या किंगफिशर का स्कैम सामने नहीं आया था, तब तक जो शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा था वो क्या फेयर वैल्यू थी। भाई आज मेरे को लॉस लग चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, पब्लिक को अभी नहीं पता है, तो शेयर का प्राइस तो ऊंचा ही चलता है, तो वो क्या चल रहा होता है, मार्केट प्राइस। लेकिन फेयर का मतलब क्या होता है, सही क्या है उसका, तो सही तो मैं जानता हूँ, या जो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अभी समर्थ चल रहा है बढ़िया, स्टूडेंट्स के ज़्यादा है, तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे वारे न्यारे हैं, ये है वो है। अब उनको पता ही नहीं कि कितने बच्चों से मैंने फीस नहीं ली या कितने बच्चों का क्या है, इनमें से रिपीटर बैठे हुए हैं। तुम तो आगे काउंट करते हो सकता है कि पुराने बच्चे बैठे हो, तो तुम्हें क्या पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन अभी मेरी फेयर वैल्यू इतनी है ना, तो लोगों ने क्या कर रखी है, इतनी कर रखी है। अब आया था कोविड, तो मेरे कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हो गया था, अभी भी ये बना ही रहा हूँ, तो उस समय ऐसे बना के भेज देता था और बच्चे पढ़ रहे थे, फीसें आ रही थी ऑनलाइन। लेकिन लोग क्या बोल रहे थे, अब समर्थ या प्रशांत महेश्वरी तो ख़त्म है, तो उन्होंने उस समय मेरे को, ये मेरा बेस प्राइस था, मैं इतना नीचे आया था, उन्होंने इतना नीचे कर दिया था, दिखना ही बंद हो गया, ठीक है। तो वो फेयर वैल्यू थोड़ी थी, वो तो मार्केट था बोले जाए,
भाई आज बोल रहे हैं कि बहुत वारे न्यारे हो रखे, मुझे पता है ना क्या वारे न्यारे हो रखे, या उस समय कोविड वाले टाइम बोलते थे डूब भी गया, तो वो भी मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। वो मार्केट बोल रहा था या फेयर वैल्यू थी? और फेयर वैल्यू कौन जानता था? मैं फेयर वैल्यू तो नॉलेजेबल लोग ही जानते हैं। तो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन देखो, नॉलेजेबल मतलब जो उस चीज़ को जानता है। ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को मैं नॉलेजेबल हूँ। नॉलेजेबल मतलब समर्थ के बारे में तो नॉलेज मेरे को ही था ना। तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? असेट अमाउंट फॉर विच असेट कुड बी एक्सचेंज्ड, किन के बीच में? नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर इन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मैं कहाँ से हूँ? गड़साना से। सुना है क्या नाम? एक कंट्री है हमारी है। तो मैं कहाँ से हूँ? गड़साना से। अब वहाँ पर हमारे पास एक घर है जो मेरे पापा को कभी बेचना ही नहीं है, ठीक है। और काय को बेचना है? पुश्तैनी मकान है। लेकिन मेरे पापा के पास फ़ोन आता है लोगों का कि ये घर बेच दो, आप लोग तो इतने सालों से ही नहीं आए यहाँ पर, ऐसे ही ख़राब हो रहा है ये वो। अब घर की वैल्यू 50 लाख है ना, तो पापा क्या बोलते हैं? चलो ठीक है 70 लाख दे दो, ठीक है, या 70 नहीं तो 60 दे दो। और वो सामने वाला कहता है नहीं नहीं आप तो ज़्यादा मांग रहे हो, ये वो कि देख लो अब आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो पड़े। और ये घर हमारा है तो छोटा, लेकिन मेन मार्केट में है जहाँ पर क्या है, दुकान चल सकती है अच्छे से। मतलब ऊपर रहने का है और नीचे दुकान है, 2 दुकानें आर पार खुलती है और ऊपर रहने का है। छोटा सा है लेकिन ये मेन, जैसे देशनों गए हो क्या तुम? वहाँ जो एक गली है ना, उसके रेट बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट ही एक ही है। पूरे देशनोक में एक ही गली मार्केट है। अब उस गली के रेट बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि वो मार्केट ही एक ही गली में। तो कुछ इस टाइप से है ये, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद वो दुकानदार सोचता है कि ठीक है 10 लाख रुपए ऊंचे भी मांग रहा है तो क्या है, इतने में दुकान की सेल से भरपाई हो जाएगी 1-2 सालों में। आगे क्या है, एक तो प्रॉपर्टी बन गई, प्लस क्या है दुकान के लिए, नहीं तो उसकी कभी कोई किराएदार खाली करा लेता है कोई, तो वो कहता है ठीक है। 3 महीने बाद फ़ोन आता है डन 60 लाख रुपए में। पापा कहते 60 लाख तो 3 महीने पहले के रेट थे, अब तो 75 हो गए। तो उनको बेचना ही नहीं है, उनको क्या है, बेचना ही नहीं है। तो विलिंगनेस होनी चाहिए। जिन लोगों के बीच में सौदा हुआ है उनके बीच में क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस, ठीक है। अब एक पार्टी बेचना ही नहीं चाहती, ऐसे मज़े कर रही है, फ़ोनों पे बैठे अपने फेयर वैल्यू बढ़ा रही है, तो ऐसे थोड़ी है। तो नॉलेजेबल का मतलब क्या है? जानकारी भी होनी चाहिए। अब समर्थ की जानकारी मेरे को थी, विजय माल्या को किसकी जानकारी थी? किंगफिशर की। तो बाजार तो कुछ और ही बोला, बाजार को जब तक नॉलेज, बाजार को कैसे पता लगे? बोलो भाई, आज मैं बीकानेर में नया आया हूँ, तुम लोगों ने मेरे को झांसा देने की सोची, ठीक है। ये कौन मिल गए? तुम पांचों मिल गए, ठीक है। एक लैंड थी, मैंने बोला हुआ है बच्चों मेरे को कोचिंग के लिए जगह खरीदनी है, कोई हो तो बताना। अब लैंड की वैल्यू है 40 लाख, ठीक है, फेयर वैल्यू। समकित मेरे को आगे क्या बोलता है कि सर एक सौदा लाया हूँ, आप टीचर हो, मेरे पढ़ा हुआ हूँ आपसे, इसलिए आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। 45 लाख की ज़मीन मिल रही है, मिलेगी नहीं कहीं, ठीक है। अब मेरे को बीकानेर के मार्केट का ज़्यादा पता नहीं है। रेनू आई, मैंने रेनू से कंफर्म किया, मैं कहा ये शुद्धि लगती है, ये ठगेगी थोड़ी, जबकि तुम सारे मिले हुए हो। और रेनू और योगिता मेरे को मिली, तो रेनू कहती है कि सर 45 लाख में दे रहा है। समकित आपको इतना मानता है? बताओ, अगर आपको लेना हो तो ठीक है, नहीं तो सर मैं लेने के लिए तैयार हूँ 48 लाख में। तो पहले आपकी है, अब मैं आपके बीच में नहीं आऊँगी, नहीं तो मैं कितने में ले लूँगी? 48 में, ये मिली हुई है, ठीक है। उधर से ये मोता हो रहा है विपुल, और ये कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो सर, इतना आप एक काम करो, खरीदते ही मेरे को बेच देना वाली 60 लाख में, तो ठीक है मैं तैयार हूँ। ऐसे कर करा के इन्होंने मेरे को ये 45 लाख में चेप दी। इज़ इट फेयर वैल्यू? क्योंकि मैं नॉलेजेबल नहीं था। तो फेयर वैल्यू क्या होती है? जब दोनों पार्टीज़ को बिल्कुल क्या हो, नॉलेज हो, दोनों पार्टीज़ की क्या हो, विलिंगनेस हो, उस सौदे की क्या लेंगे? फेयर वैल्यू। अब विलिंगनेस का मतलब मैं मजबूरी में बेच रहा हूँ, तो वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं होता। आर्म लेंथ का मतलब कोई भी पार्टी फोर्स्ड नहीं हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम कर रही हो। जैसे मैं तुम्हारी दुकान पर आया, तुमने टीचर होने के नाते मुझे 2-5 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। आर्म लेंथ का मतलब
किसी तरह का कोई और इन्फ्लुएंस उस ट्रांजेक्शन में नहीं हो। मेरे को बीकानेर छोड़ के जाना है इसलिए मैं फटाफट में बेच रहा हूँ, तो वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। आर्म लेंथ का मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होना। तो फेयर वैल्यू यही होता है, और अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेज में हो सकता है मार्केट वैल्यू भी क्या हो या रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो, फेयर वैल्यू का इंडिकेशन। तो उस सेंस में भले ही मान लें, अदरवाइज क्या है, जो शेयर मार्केट के बाज़ार में रेट चल रहे हैं वो सिर्फ क्या है, नाम का ही मतलब शेयर मार्केट, तो वो क्या है, मार्केट वैल्यू, ना कि फेयर वैल्यू। पक्का? बाकी कुछ है नहीं इसमें पढ़ने का, कुछ मत पढ़ना भले। अब किस पर आओ, राइट वाले पर। टी वाई के का कौन सा छोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, आंसर आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। इसके बाद ये सारा करना है आपको, ठीक है। मिस्टर ए, अभी तक मैंने आपको क्या बोला कि राइट शेयर अगर खुद ना खरीदो तो कहाँ क्रेडिट कर देना, पी एंड एल में। मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस फॉर ₹70,000, और बाद में कंपनी ने क्या दिया, एक ऑफर दिया, एक पर एक, कितने पर खरीदने का, 107 पे। बट उसने खरीदने की बजाय क्या कर दिया, बेच दिया, कितने में, 12,000 में। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट कितना हो गया, 60,000। ठीक है, एक बार पहले शेयर कितने का चल रहा है, 70 का, और एक्स राइट होते ही वो शेयर कितने का हो गया, और कंपनी ने एक पर एक शेयर खरीदने का ऑप्शन दिया था 107 का, और मैंने सारा कितने में बेच दिया, 12,000। सुनना ध्यान से। पहले शेयर कितने का है, कितने में खरीदा था, और आगे वो कितने के हो गए, 60। मेरे को एक पर एक का आया था 107 पर खरीदने का, लेकिन मैंने नहीं खरीदा और कितने रुपए बेच दिया, 12,000। पहले तो वर्ड समझो कम राइट क्या होता है। मान लो कि एक कंपनी राइट शेयर इशू करना चाहती है। एक कंपनी क्या इशू करना चाहती है, राइट शेयर। किस दिन इशू करना चाहती है कंपनी, यहाँ कंपनी ने अनाउंस किया। अब ये अनाउंसमेंट कैसे होती है, बोलो बच्चों, ये अनाउंसमेंट कैसे होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। टाटा जैसे लोग, मान लो टाटा कंपनी ने करनी है, तो वो मीडिया को बोल देते हैं कि आ जाना, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सारे अपना अपना क्या लेकर आ जाना, रिपोर्टर भेज देना, और हम कुछ अनाउंस करेंगे, ठीक है। ये बेचारे 4 बजे आ जाते हैं, तो ये कितने बजे आते हैं, 6 बजे, और फिर बोलते हैं कि हमारी कंपनी एक पर एक, क्योंकि इनको कवरेज मिल जाएगी, इनके टीवी पर रतन टाटा होगा तो सुना जाएगा, ठीक है, या अम्बानी होगा तो सुना जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम एक पर एक राइट इशू कर रहे हैं। अब इतनी देरों में ही हो सकता है कि शेयर हैंड चेंज हो जाए। सर आपने टाइम 6 बजे का लिया, चलो ये 1 बजे का है और ये 3 बजे का है, उस समय तक तो ट्रेडिंग चल ही रही होती है। तो इतनी देरों में ही शेयर क्या हो जाए, कोई किसी को बेच दे, तो किसको मिलेगा। मान लो योगिता ने शेयर बेच दिया रेणु को, अब रेणु कह रही है राइट मुझे मिलेगा, क्योंकि जब मीटिंग ये कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई तब मेरे पास है। योगिता कह रही है जब शुरू हुई थी तो मेरे पास था, तो मुझे दो। तो ऐसे नहीं होता, एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी जाती है जो इसके बाद की होती है, और इस दिन की क्लोजिंग पर जिसके पास शेयर होंगे उसको हम क्या दे देंगे, राइट शेयर, इस दिन की क्लोजिंग पर। तो अब बताओ इस पीरियड को क्या बोलते हैं, कम राइट पीरियड। कम राइट पीरियड क्यों होता है, क्योंकि इस दौरान जिसने शेयर खरीद लिया उसको आगे राइट शेयर खरीदने का मौका मिल जाएगा। जिसके पास पहले से है उसको तो है ही है, लेकिन अगर आप इस दौरान शेयर खरीद लोगे तो भी आपके पास इस दिन होगा, तो आपको भी राइट शेयर सस्ता खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो अगर कंपनी ने अनाउंस किया है यहाँ पर और क्या बोला है कि इस दिन की क्लोजिंग पर जिसके पास शेयर होगा उसको क्या मिलेगा, राइट शेयर्स, तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, कम राइट। इसको क्या बोलते हैं, अनाउंसमेंट डेट।
और इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड डेट। तो इस पीरियड में शेयर क्या होने लग जाएगा, महंगा, क्योंकि यहाँ अगर शेयर 110 का था तो राइट प्राइस क्या रखा जाएगा, सस्ता, 100 का। अब यहाँ सबको पता है कि यहाँ अगर एक शेयर खरीद भी लिया तो आगे कितने रुपए की रिकवरी हो, मतलब शेयर, अगला शेयर सस्ता खरीदने का मौका मिलेगा मुझे। भाई मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर एक घड़ी हुई 100 रुपये वाली या कितने भी वाली, तो मैं आपको दूसरी घड़ी जो 100 की है वो कितने में लगा दूंगा, 70 में। अगर यहाँ पर ऑलरेडी एक घड़ी पहले से हुई आपके पास तो मैं आपको क्या लगा दूंगा, दूसरी घड़ी 70 में, 100 वाली घड़ी कितने में लगा दूंगा। तो यहाँ पर तुम घड़ी खरीदोगे तो 100 की अगर 110 भी पड़ जाए ना, तो तुम्हें ये 10 महंगी पड़ रही है तो आगे 30 सस्ती भी तो पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है, तुम 110 पे भी खरीद लोगे तो इस दौरान प्राइस पक्का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, महंगा। और इसके बाद वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, एक्स राइट। इसको क्या बोलते हैं, कम राइट, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स राइट। अब राइट अब नहीं है तो राइट क्या हो गया, एक्स हो गया, पक्का, पास्ट हो गया आप, पक्का। तो अगर आपने शेयर इस दौरान खरीदे हैं तो पक्का महंगे मिले आपको। दो तरह के लोग हो सकते हैं, किसी के पास ये पीरियड कौन सा है, कम राइट। अब मेरे पास एक शेयर पहले से ही पड़ा है और जो मैं क्या है होल्ड करके बैठा रहा, इसलिए मेरे पास राइट ऑफर आ गया। और दूसरे लोग कौन से होंगे, जिन्होंने शेयर इस पीरियड में खरीदा है, तो उन्होंने तो शेयर महंगा खरीदा है। समझ रहे हो क्या भाई, मेरे पास पहले से पड़ा है, रिलायंस का शेयर सालों से पड़ा है और मेरे पास क्या आ गया, समझ रहे हो, राइट का भी इधर अनाउंसमेंट किया मैंने, आगे नहीं बेचा तो यहाँ मेरे पास ही पड़ा था तो राइट का ऑफर मेरे पास भी आ गया। और दूसरे क्या होंगे, जिन्होंने इस पीरियड में खरीदा तो उन्होंने तो पक्का शेयर ही महंगा खरीदा होगा, राइट के पैसे दिए होंगे। यस और नो, कि इस जो शेयर का मार्केट प्राइस खरीदा है इन्वेस्टमेंट टू बैंक, उसके अंदर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि राइट के उन्होंने क्या दिए हैं पैसे, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मेरे पास पुराना था, मैं कंपनी का लॉयल था इसलिए मेरे को। लेकिन इन्होंने तो जो आगे सस्ता मिलेगा उसके लिए पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। नहीं समझ रहे हो क्या, तो बताओ। तो मैं दो पार्ट में बांट देता हूँ। मेरे पास पुराने शेयर पड़े हुए हैं किसके, टाटा कंपनी के, और इस दिन इन्होंने अनाउंस किया कि हम राइट देंगे और ये वो रिकॉर्ड डेट है, और मेरे पास शेयर यहाँ से पड़े हैं, तो मुझे राइट का ऑफर आएगा या नहीं। और मैं ना खरीदूँ उसको बेच दूँ तो मैं तो एंट्री बैंक टू P&L ही करूँगा, मैं तुम्हें सिखा ही रहा था, पक्का। सेकंड सिनेरियो, मैंने राइट शेयर कब खरीदे, यहाँ पर खरीदे, ठीक है। मान लो 105 रुपये पर ख़रीदा मैंने, तो इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, राइट की अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट कि आगे एक शेयर क्या मिलेगा, सस्ता, इस वजह से शेयर महंगा हो रखे। और यहाँ मेरे को राइट का ऑफर आया, मैंने नहीं खरीदा और शेयर का प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये, और मैंने नहीं खरीदा लेकिन राइट मैंने बेच दिया कितने में, 7 रुपये में। कितने रुपए में बेच दिया, 7। तो मेरे पास बैंक में कितने रुपए आ गए, 7। तो मैं क्या मानूंगा कि 5 रुपये तो ये मैंने महंगा ही खरीदा था ना, वो उसी की रिकवरी आ रही है कि राइट का ऑफ़र था जो, उसके मैंने पैसे दिए हैं। तो ये 7 रुपये खरीदने के लिए मैंने पहले कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, 5। कैसे पता लगा 5 इन्वेस्ट हुए, क्योंकि जैसे ये प्राइस टूटा तो कितने पे आ गया, 100। तो 5 रुपये तो मैंने जो राइट खरीद इस ऑफ़र के लिए इन्वेस्ट किए थे वो इसमें डेबिट है, तो उसी की रिकवरी आई है तो इसी में क्रेडिट करूँगा, और बचा हुआ मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो जितना आपका प्राइस टूट जाए उतने तक का तो आप किस में से काट लेना, इन्वेस्टमेंट में से, बाकी किस में से, P&L में से। तो जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे उसके अंदर उसके पास शेयर हमेशा कहाँ से थे, शुरू से थे, इसलिए राइट का हम कहाँ करते गए, P&L में, पक्का। तो अब बताओ इसका पहले प्राइस कितना है, शेयर इसने कम राइट खरीदा था 70 और बाद में कितना हो गया 60, तो कितना पैसा टूट गया इसका, 10,000 टूट गया। और राइट बेचने से कितना आया, 12। तो राइट बेचने से कितने रुपए आए, 12,000। उसने राइट खरीदा ही नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना टूटा, 10। तो बाकी किस में जाएगा, P&L, पक्का।
तो अब वो एमसीक्यू हो जाएगा आपसे। अब देखो ये जो कोर थ्योरी है वो मैंने आपको पढ़ा दी। अब कुछ बच्चे क्या, जितनी मैंने पढ़ाई है उतनी पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डाउट पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको नोट्स मिलेंगे सारी की सारी थियरी के, जितना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको, ठीक है। एक एक लाइन नहीं पढ़नी। कहाँ गया? अब जैसे ये थियरी है, उनको वो क्वेश्चन भी आता है, लेकिन क्या है, ये इसमें फिर डाउट आता है उनको। इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे वर एक्वायर्ड। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वही लाइन है जो अभी बताई है मैंने आपको। तो इस तरह की लाइन थियरी थोड़ी है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता। वो क्वेश्चन तो उन्होंने रट लिया कि बैंक में लिखने हैं 12, जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है वो तो 10, और बाकी कहाँ P&L। ये वही तो लिख रहा है कि सेल प्रोसीड्स मतलब 12,000 ऑफ राइट्स को कहाँ अप्रोप्रिएट करना है, कैरिंग अमाउंट में काटने। अब ये इंग्लिश टफ है, लेकिन ये थ्योरी नहीं आएगी। थ्योरी क्या आएगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या है। तो जितनी मैंने आपको पढ़ाई है वही पढ़नी है, और आपको प्रॉपर उतने ही नोट्स मिलेंगे जितने क्या है एग्जाम ओरिएंटेड है। लेकिन अब मैं स्टडी मटेरियल की लाइन छुड़वा दूँ तो आप क्या कर देते हो, केस कर देते हो, बदनाम कर देते हो, ठीक है। केस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सफाई तो देने लायक रहूँ। लेकिन अब ये लाइन छुड़वा दी तो क्या है, करवाई हुई छुड़वाई है या नहीं कराई। तो और इनके कोई ऐसे नहीं आएंगे कि ये लाइन नट के बता दो, सीधा क्या आएंगे इनके प्रैक्टिकल, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो तो रेडिली रिलाइजेबल होना चाहिए, और वो कोर थ्योरी है, उनके केस स्टडी या एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स अलग से मिलेंगे, और नहीं तो इंस्टीट्यूट की साइट पर एक सारांश लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, हर एज का हर चीज़ लिखी हुई है, वो बेस्ट है, ठीक है, समरी फॉर्म में। लेकिन अब टीचर हैं तो हमें अपने नाटक करने पड़ते हैं कि हमने अपने नोट्स दिए। अब सुनो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर आओ। लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्या, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये कहाँ लिखने पड़ते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर होते हैं जो कहाँ लिखने पड़ते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट सुनते थे ना आप छोटी क्लासों में, तो वो नोट्स में लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी होती है, डिटो एस लिखा होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस पर वैल्यू किया हुआ है, कॉस्ट पर, अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन है तो डिक्लाइन का प्रोविज़न बना है। शॉर्ट टर्म को किस पे करा हुआ है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो सर ये क्या बताने की ज़रूरत है, ये तो सबको ही पता है। आज से 10 दिन पहले आपको नहीं पता थी, आज से 20 दिन पहले आपको नहीं पता होगी। कोर्स आगे बढ़ेगा ना, तो आधों को याद रहता है, समझ रहे हो क्या। और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले सीए थोड़ी हैं, मान लेते हैं कि सारे सीए को पता है, मान भी लेते हैं, तो सारे पढ़ने वाले को सीए थोड़ी है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में जनरली क्या लिखा हो जाता है कि एस वाले अमाउंट इंक्लूडिंग द P&L फॉर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल। और डिविडेंड सब्सिडरी से क्या बताना है, अलग से, लॉन्ग टर्म का अलग से और करंट का अलग से। तो डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट। इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टीज़ में किया हुआ है तो रेंट आता है, डिबेंचर में किया हुआ है तो इंटरेस्ट आता है, शेयर में किया हुआ है तो ये। अब सब्सिडरी का अलग से बताना है, पक्का, क्यों बताना है, देखो फटाफट से सुन लो, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि आपको याद रह जाए। और वैसे भी डिस्क्लोजर खुद अपने आप में सी कैटेगरी की चीज़ है, डिस्क्लोजर से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल थियरी हो गई ना। अब मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टोटल डिविडेंड की इनकम आ रही है, अदर इनकम 5 लाख की, तो आपको लग रहा है ठीक ठाक है। लेकिन इसके अंदर जियो से ही कितना आया हुआ है, 4 लाख, जो मेरे हाथ में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या जग मरा रही है, आधा तो डिविडेंड किससे आया हुआ है, अपनी सब्सिडरी से। कोई इन्वेस्टमेंट अच्छे थोड़ी हैं, समझ रहे हो। आज एक मेरा कपड़े का काम है PPR, और इधर समर्थ कॉमर्स क्लासेज है, यहाँ प्रॉफिट अच्छे नहीं आ रहे, मैंने कहा बेटा तू थोड़ा डिविडेंड भेजना, तो इसलिए सब्सिडरी का क्या बताना होता है अलग से। समझ गए कि ये हमारी ग्रुप कंपनीज़ के हमारे कंट्रोल में थे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है अच्छा हो, हमने उनसे बंटवा लिया, दूसरे वाले डिविडेंड देते ना देते, पक्का। ग्रोस अमाउंट, ग्रोस अमाउंट का मतलब क्या है, TDS कटने से पहले। देखो 100 रुपये का इंटरेस्ट था,
मुझे 90 मिला क्योंकि सामने वाला टैक्स काट के देता है। फाउंडेशन में हम डिवेंचर का क्या करते थे, इंटरेस्ट पर TDS काट के भेजते थे ना, तो मुझे 90 मिला तब भी मैं एंट्री क्या करूँगा, चाहे वो डिविडेंड पे कटा है चाहे वो इंटरेस्ट पे कटा है, ग्रॉस अमाउंट क्रेडिट करूँगा और ये 10 रुपये मेरा क्या हो गया, एडवांस टैक्स जमा हो गया। लास्ट में इनकम मेरी कितनी हुई है, 100। मान लो और कोई इनकम नहीं है और कोई खर्चा नहीं है तो कितने रुपए भरने पड़ेंगे, 30। टैक्स रेट है 30% मान लो, तो मैं क्या एंट्री करूँगा, टैक्स एक्सपेंस टू पेबल, टैक्स पेबल कितने का, 30 का। अब पेबल को कितने से काटूंगा जब चुकाऊंगा, 30 से, टू एडवांस टैक्स कितने का, 10, और बाकी कैश जमा कराना पड़ेगा 20। तो ये टैक्स कट के भी आया है तो भी डिविडेंड की इनकम तो 100 ही थी, टैक्स तो मेरा 30 है तब भी 10 ही कटा है, 20 तो अभी भी क्या है, तो TDS की रेट तो 10% ही है। पक्का समझ गए। तो इन डिविडेंड की इनकम हमेशा कैसे दिखाओगे, ग्रॉस अमाउंट पे, वो एडवांस टैक्स आ जाएगा अलग से एसेट साइड। और लॉन्ग टर्म और करंट का अलग क्यों बताने, लॉन्ग टर्म का डिविडेंड आ रहा है, मैं बोलूँ कि मेरे को डिविडेंड आया है टोटल कितना, 10 लाख, जिसमें से 8 लाख लॉन्ग टर्म से आया और 2 लाख किससे आया, शॉर्ट टर्म से। तो इतना एश्योरेंस रहता है शेयर होल्डर को कि इस कंपनी की 8 लाख की इनकम तो आती रहेगी, लॉन्ग टर्म बेचने नहीं है ना। तो देखो अब तुम पेपर के लिहाज से इसको भले ही C कैटेगरी में डाल दो, प्रैक्टिकली तो जरूरी आएंगे ना आगे, तुम्हें पता तो होना चाहिए क्यों अलग लिखना। प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ करंट एंड चेंज इन कैरिंग अमाउंट, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एंड चेंज इन कैरिंग अमाउंट। डिस्पोजल का मतलब बेच ही दिया, चेंज इन कैरिंग अमाउंट पे कभी भी क्या नहीं आएगा, प्रॉफिट, वो तो लॉस ही आएगा। कॉस्ट कितने की है, 100 की, मार्केट प्राइस कितने का हो गया, फेयर वैल्यू होगी 120, तो हम बुक करते ही नहीं, 90 होगी तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म पे तो पक्का ही बुक करते हैं और लॉन्ग टर्म पे अदर देन टेम्परेरी। हाँ, एक केस में चेंज इन कैरिंग अमाउंट, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन कैरिंग अमाउंट, डिस्पोजल मतलब बेच देना। एक ऐसा केस है जहाँ पर क्या है, प्रॉफिट भी आ जाएगा चेंज इन कैरिंग अमाउंट की वजह से भी, जब ये 90 वाला ही आगे कितना हो जाए 95, समझ गए। तो जनरली चेंज इन कैरिंग अमाउंट से क्या आएगा, लॉस। सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शंस, राइट ऑफ ओनरशिप, रिलाइजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस ऑफ इनकम। अगर रेस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर, राइट टू ओनरशिप, आपने गिरवी रखा हुआ है कहीं और उस पर लोन ले रखा है, तो वो बताओ, क्योंकि फिर शेयर होल्डर को पता लगनी चाहिए ना ये बातें। पक्का। रिलाइजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेचने पर, कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं बेचूंगा जब तक क्या है, सामने वाले का बैंक लोन क्लियर नहीं होता। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसने जियो में क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन जियो किया, इसने जियो के शेयर खरीदे। अब जियो के शेयर, यहाँ कैपिटल आ गई, जियो में क्या बढ़ गया, बैंक टू कैपिटल, और जियो को लोन लेने, तो लोन तभी मिलेगा उसको जब ये अंबानी इसमें इन्वेस्टेड रहेगा। अंबानी ने बोला है कि मेरी कंपनी है, मैंने शेयर खरीदे, तो ये लोन है। कभी जब तक हमारा ये लोन पूरा नहीं होगा आप अपने शेयर बेचोगे नहीं। तो इस कंपनी के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, किस पर, रिलाइजिबिलिटी पर। मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने इधर नई कंपनी फ्लोट की, तो रिलायंस ने नई कंपनी फ्लोट की तो इसने डाला इन्वेस्टमेंट, रिलायंस तो एंट्री क्या डालेगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और वो क्या डालेगा, बैंक टू कैपिटल। अब ये कह रहे अच्छा अंबानी की कैपिटल लगी हुई है तब हम लोन देंगे, लेकिन शर्त क्या है, ये लोन तभी तक है जब तक ये कैपिटल अंबानी की बनी रहे। अंबानी ने आगे किसी को बेच दिया तो हम लोन पहले मांग लें, तो लोन चुका नहीं है तब तक अंबानी शेयर बेच, अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज तब तक ये शेयर नहीं बेच सकती। तो उसके ऊपर क्या है, रिलाइजिबिलिटी पर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस। रेमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल। अब कई बार ये क्या बोल देते हैं कि चलो ठीक है आप बेच दो, लेकिन बेचने से आए हुए पहले पैसे हमें दे दो, लोन में दे दो, ठीक है तुम तुम्हारे शेयर बेच दो। तो इस बार रिलाइजिबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस पर है, प्रोसीड्स पर है, डिस्पोजल प्रोसीड्स पर क्या है, ठीक है, कि पहले बैंक लोन चुकाना पड़ेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पहले क्या चुकाना पड़ेगा, बैंक लोन। उसके बाद में ये कहाँ से पता लगता है सर आपको, एनुअल रिपोर्ट्स आती है हर कंपनी की, उन पे लिखा होता है, उनको जितना पढ़ोगे उतनी ज़्यादा अच्छी अकाउंटिंग होती जाएगी तुम्हारी। अभी मत पढ़ना, इंटर के बाद
पढ़ लेना, फाइनल में टाइम भी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात क्या है, सीए बनने के बाद, अब मैंने तो अकाउंट सुना हुआ है इसलिए पढ़ता। एग्रीगेट अमाउंट, कोटेड मतलब लिस्टेड शेयर्स, अनकोटेड मतलब अनलिस्टेड शेयर्स। तो उनकी एग्रीगेट अमाउंट और मार्केट वैल्यू तो तुम्हें किसकी पता लगेगी, कोटेड की। अनलिस्टेड शेयर्स का तो आता ही नहीं, बोलो। तो मार्केट वैल्यू सिर्फ किसकी बतानी है, लिस्टेड की। तो कोटेड की टोटल एग्रीगेट और मार्केट वैल्यू सिर्फ किसकी, कोटेड की। एग्रीगेट का मतलब टोटल। और कोई डिस्क्लोजर जो कोई लॉ चाहे, जैसे कंपनी लॉ पढ़ोगे आप, उसका शेड्यूल 3 है, उसमें अलग से भी डिस्क्लोजर है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, पक्का। तो इसको सी कैटेगरी में रखना बच्चों, किसको, डिस्क्लोजर को। कोई बच्चा इसको पढ़ के रटने मत लग जाना, ठीक है। सी कैटेगरी में एक बार पेपर से पहले सुबह थ्योरी में भले ही पढ़ लेना, क्योंकि इससे अगर कोई आएगा तो टोटल मिला के 100 में से कितने का आएगा, 4 नंबर का, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है। अभी इतना ही करेंगे। लव यू बच्चों, बाय बाय। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।